महरिश की शादी की तैयारियां फ़ैरोज़ अली और तबस्सुम बेगम ने बड़ी खुशी खुशी से मुकम्मल की थी। दोनों इस बात से बेखबर थे कि वो अपने हाथों से महरिश को जिस खुशी की डोली में रुखसत करने लगे हैं, वो उसके लिए किसी कांटों से कम नहीं थी। महरिश दुल्हन बने मलिक बिसात का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद बारात के आने का शोर सुनाई दिया था, जिसके साथ महरिश के दिल की धड़कनों में भी एक हलचल मच गई थी। निकाह ख्वाह ने महरिश से निकाहनामे पर दस्तखत लिए, जैसे महरिश ने खुद खुशी खुशी कबूल करते हुए दस्तखत कर दिए थे। मलिक बासित स्टेज पर बैठे जिसका इंतज़ार कर रहा था वो नहीं आया था। ये मलिक बासित की दूसरी नाकामी थी और गलत फहमी कि जुमान महरिश को दुल्हन के लिबास में देखने लाजमी आएगा, जिसका ख्वाब उसने देखा था। अपनी नाकामी पर वो दांत पीस कर रह गया था। रुखसती का वक्त हो गया था। महरिश सबकी दुआएं लेती गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन जब बात मकाफात अमल की हो तो दुआएं भी असर नहीं रखती। महरिश मलिक बिसात के कमरे में उसके बेड पर अपने अरमान सजाए बैठी थी। वो भूल गई थी कि उसने किसी के अरमानों का खून करके अपने अरमान सजाए थे। घड़ी की बढ़ती टिक टिक महरिश के दिल की धड़कन को भी बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ मलिक बिसात अपने स्टडी रूम में बैठा शराब को अपने अंदर उंडेल रहा था। उसके कानों में जुमार की बातें गूंज रही थी जो मलिक बिसात को मजीद अजियत दे रही थी। जुमार, तुम्हारी छोड़ी हुई औरत को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। तुम देख लेना, तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम हर बार मुझे मौत नहीं दे सकते। नशे में धुत मलिक बिसात ने एक और गिलास को पीते हुए जुमार के लगाए गए जख्मों पर मरहम लगाया था। मैरिश मलिक बिसात का इंतजार करते करते वहीं बेड की बैग से टेक लगाई सो गई थी। उसकी जब आंख खुली तो मलिक बिसात उसके सामने बेड पर तिरछा बैठे उसे सोते हुए देख रहा था। आप? महरिश अपने सामने मलिक बिसात को यूं बैठे देखकर चौंक गई थी। तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया और सो गई, और मैं तब से तुम्हें यूं सोता देखकर अपने दिल को सुकून दे रहा था। मलिक बिसात ने महरिश के रुखसार पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा, जिस पर महरिश सिमट कर रह गई थी। कल की रात तो तुमने सोकर गुजार दी, लेकिन आज की रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा मिसेस मलिक, तो तैयार रहना। महरिश मलिक बिसात की बातों से अपने लिए मोहब्बत की शिद्दत महसूस करते हुए सुर्ख पड़ रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ये शिद्दत मोहब्बत की नहीं, इंतकाम की थी। वलीमे की तकरीब चल रही थी। महरिश ने मलिक बिसात की फरमाइश पर रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जो महरिश के सफ़ेद रंग पर चार चांद लगा रही थी। सबकी तवज्जो का मरकज बनी महरिश चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सबसे मिल रही थी। महरिश, इनसे मिलो, ये तैमूर साहब हैं, स्काई ग्रुप के सीईओ। मलिक बिसात ने एक दरमियानी उम्र के शख्स से महरिश को मिलाया, जिसके सर पर बाल कुछ सफ़ेद थे और कुछ ब्लैक, लेकिन उसकी आंखों में वहशत थी जो महरिश को देखते ही और बढ़ गई थी। दाद देनी पड़ेगी मलिक बिसात तुम्हें। तुम्हारी वाइफ को देखकर लगता है कि तुमने दुनिया की खूबसूरती को अपने काबू में कर लिया है। तैमूर ने कहते हुए जैसे ही महरिश के बाजू पर अपना हाथ रखा, महरिश थोड़ा पीछे हो गई थी, जिस पर तैमूर ने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते मलिक बिसात की तरफ देखा, जिसने तैमूर को आंखों से इशारा करते हुए पुरसुकून रहने का कहा था। मैं बाकी के मेहमानों को देख लूँ। महरिश ने खुद को तैमूर की नज़रों से बचाने के लिए वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। आप फिक्र मत करें तैमूर साहब, आपसे जो वादा किया है वो आज ही पूरा करूँगा। बस आप अपनी डील पर कायम रहें और न्यू प्रोजेक्ट और आपकी वो फैक्ट्री जो मैंने कही थी वो मेरे नाम कर दे। बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। मलिक बिसात ने अपना रूप दिखाया था। फिक्र मत करो मलिक बिसात, वो देखो मेरा सेक्रेटरी खड़ा है जिसके हाथ में बैग है। मेरा काम जैसे होगा वो बैग तुम्हारे हवाले कर देगा। तैमूर ने कहते हुए मलिक बिसात के कंधे पर हाथ रखा था, जिस पर मलिक बिसात के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वलीमे की तकरीब खत्म हो चुकी थी। महरिश कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने कानों से इयररिंग्स उतार रही थी, जब मलिक बिसात ने महरिश को आकर अपनी बाहों के हिसार में लिया था। बहुत प्यारी लग रही हो, अभी मत उतारो अपनी ज्वेलरी, अभी तो मैंने तुम्हें दिल में उतारा ही नहीं है। मलिक बिसात की बात सुनकर महरिश के हाथ वहीं रुक गए थे। उसने अपने दोनों हाथों को मलिक बिसात के हाथों पर रख दिए थे जो उसकी कमर पर थे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा से चाहा था कि आप मेरे हमसफ़र बने, और आज मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया है। महरिश ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, और मेरा भी आज एक ख्वाब पूरा हो जाएगा। मलिक बिसात ने कहते हुए अपने होंठ महरिश की गर्दन पर रखे, जिस पर महरिश सिमट गई थी और उसके दिल में हलचल हो रही थी। मिसेस मलिक, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम अभी से घबरा रही हो। मलिक बिसात ने कहते हुए महरिश का रुख अपनी तरफ किया था। अपने ख्वाबों के शहजादे के साथ एक ड्रिंक हो जाए। फिर मलिक बिसात की बात पर महरिश ने मुस्बत में सर हिलाया। मलिक बिसात ने अपने लिए और महरिश के लिए ड्रिंक तैयार की और महरिश की तरफ आया जो कमरे में रखे सोफे पर बैठी थी। माई ब्यूटीफुल मिसेस, ये आपके लिए।
मलिक बिसात ने ड्रिंक का ग्लास महरिश की तरफ किया। महरिश ने एक मुस्कुराहट के साथ ही मलिक बिसात से वो ग्लास लेते हुए अपने होंठों से लगाया था। मलिक बिसात महरिश को शैतानी नजरों से देख रहा था। आप ऐसे देखते रहेंगे तो। महरिश अभी बोल नहीं पाई थी कि मलिक बिसात ने अपने हाथ की उंगली उसके होंठों पर रख दी थी। आज कुछ मत बोलो। मलिक बिसात की बात महरिश के कानों में तो पड़ रही थी, लेकिन उसे अपने सामने मलिक बिसात अब धुंधला नजर आ रहा था। मुझे शायद नींद। महरिश के आधे अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे और उसका सर मलिक बिसात के कंधे पर टेक गया था। कहा था ना कि मत बोलो। मलिक बिसात ने महरिश को अपनी बाहों में उठाते हुए बेड पर लिटा दिया था। महरिश इस बात से बेखबर थी कि उसकी ये रात उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी। जुमार ने सारी रात डॉक्टर के साथ बैठकर उनैजा के केस के मुतालिक अब जान लिया था। कहाँ कहाँ और कैसे दूसरे अस्पतालों में हार्ट का कहा गया था, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला था और उनैजा के पास वक्त भी कम था। क्या मैं उनैजा से मिल सकता हूँ? जुमार ने डॉक्टर को कहा और साथ ही मुर्तज़ा बेग की तरफ देखा। आप मिल सकते हैं, लेकिन मिलने से ज़्यादा आप हार्ट का इंतज़ाम करें, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर एक हफ्ते के अंदर हार्ट का इंतज़ाम नहीं हुआ तो हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सकते। जुमार की बात डॉक्टर की बात जुमार को तीर की तरह लगी थी, लेकिन वो जब्त कर गया था। उसने मस्बत में सर हिलाया और आईसीयू की तरफ चला गया था। आईसीयू का दरवाज़ा खोलते उसे जुमार को अपने सामने बेड पर लेटी ऑक्सीजन लगी उनैजा दिखाई दी। जुमार के सामने वही वक्त आ गया था जब उसने अपनी माँ को इस हालत में देखा था। बोझल कदमों के साथ जुमार चलता हुआ उनैजा के पास आकर बेड के कोने पर बैठ गया था। तुम बहुत बहादुर हो उनैजा, जो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद दर्द और तकलीफ़ में नहीं रहने दूंगा। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, और मैं मुतमईन हूँ अपने इस फैसले पर। और मुझे माफ़ भी कर देना। मैं जानता हूँ अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे ये स्टेप नहीं लेने देती, लेकिन अब मेरे पास और कोई हल नहीं है, और मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। जुमार ने ये कहते हुए उनैजा के हाथ को मजबूती से पकड़ा और साथ ही उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जिसे साफ करते हुए जुमार ने गहरा सांस लिया था और बेड से उठ गया था। तुम मुझे अपने दिल के बहुत करीब पाओगी उनैजा। जुमार के चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी। वो आईसीयू से बाहर आ गया था। जुमार जैसे डॉक्टर रूम में आया, वहाँ मुर्तज़ा बेग के साथ अब शहरियार और जिब्रान शाह भी मौजूद था। तीनों अपने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए पता करवा रहे थे, जब जुमार की बात सुनकर सबके चेहरों पर हैरत और बेयकीनी आ गई थी। इंतज़ाम हो गया है हार्ट का। सबको अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर जुमार बोला, कहाँ से हुआ है? हमें देर नहीं करनी चाहिए फिर। अजलान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं दूंगा अपना दिल उनैजा को। जुमार की बात ने सबको झंझोड़ कर रख दिया था। जुमार की बात ने सबको चौकन्ना कर दिया था। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वो जुमार को क्या जवाब दे। इस वक्त सब बेबस थे। एक तरफ उनैजा जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, तो दूसरी तरफ जुमार का ज़मीर उससे मलामत कर रहा था। उसने जो कुछ उनैजा के साथ किया था वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था, और अब उनैजा इस हालत में थी। अगर वो पहले दिन से उनैजा के साथ ठीक रहता तो शायद अब हालात कुछ और होते, और जुमार के पास और उनैजा के पास टाइम होता सब अरेंज करवाने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब बात इस मोड़ पर आ गई थी जहां कोई सख्त फैसला लेना था, और जुमार वो फैसला ले चुका था, जिसे सुनकर सब सकते में खड़े जुमार को ही देख रहे थे, जो अपनी मौत का फैसला अपने हाथों से लिख चुका था। मेरी सुबह देर तक सोती रही। सारी रात उसके साथ जो कुछ हुआ वो उससे बेखबर थी। मलिक बिसात के दिए हुए नशे ने उसके वजूद के साथ साथ उसके दिमाग को भी बेजान कर दिया था। दोपहर के 12 बजने वाले थे जब महरिश ने अपनी आंखें खोली। आधी खुली आंखों के साथ उसने पूरे कमरे का जायजा लिया। सब चीज़ें उसे अब भी धुंधली लग रही थीं। सामने सोफे पर बैठा मलिक बासित अखबार पढ़ने में मसरूफ था। महरिश की नज़र जैसे मलिक बासित पर पड़ी तो उसने उठने की कोशिश की। अपने पूरे वजूद को दर्द में पाकर महरिश ने आंखें मीच ली थीं। उसमें से एक दर्द भरी आह निकली, जिसे सुनते ही मलिक बिसात ने फौरन महरिश की तरफ देखा। उठ गई माई स्वीट वाइफ? मलिक बिसात महरिश की तरफ आया। मुझे क्या हुआ था? महरिश ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं माई लव, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। आई एम सॉरी, मेरी मोहब्बत की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। मलिक बिसात ने महरिश की गर्दन पर पड़े निशानों को देखते हुए फौरन सब कुछ अपने सर ले लिया था। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? महरिश ने अपना हलक तर करते हुए कहा। वो अब भी उसी दर्द से गुजर रही थी जो रात को तैमूर उसे दे गया था। आ जाएगा याद, सब आ जाएगा। तुम अब फ्रेश हो जाओ, आज हमने फेरोज साहब के घर जाना है, मलिक बिसात ने कहते हुए महरिश के बालों को छुआ था।
महरिश कहते हुए मुस्बत में सर हिलाया और उठने की कोशिश की, लेकिन पूरे जिस्म में दर्द की वजह से वो जमीन पर एक पाँव भी नहीं बढ़ा पाई थी। महरिश ने पास रखी साइड टेबल के किनारे को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ा। क्या हुआ? मैं हेल्प कर दूं? मलिक बेसात अपने शातिर रवैये से महरिश पर अपनी मसनूई मोहब्बत निछावर कर रहा था। मलिक बेसात की बात पर महरिश ने मस्बत में सर हिलाया, जिस पर मलिक बेसात के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। मलिक बेसात ने आगे बढ़कर महरिश को अपनी बाहों में उठाया। मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें देखकर, लेकिन मैं क्या करता, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मलिक बेसात की बात सुनकर महरिश ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन वो अंदर से डर गई थी। मलिक बेसात ने महरिश को वॉशरूम में छोड़ा। मैं जाऊं या कोई हेल्प चाहिए? मलिक बेसात ने कहा। नहीं, आप जाएं, आई एम ओके। महरिश के जवाब पर मलिक बेसात ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होते ही महरिश जिस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़े थे। उसने फौरन अपने मुंह पर हाथ रखा था। शीशे में अपने आप को देखकर महरिश को वहशत हो रही थी। बिसात, तुम इंसान नहीं, हैवान हो। तुम कैसे मेरे साथ इतना बुरा सलूक कर सकते हो? कैसे? और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? महरिश रोते वॉशरूम की ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी। वो इस बात से बेखबर थी कि मलिक बेसात ने तो वो हद पार कर दी थी जहां उसकी सोच भी नहीं जा सकती थी। नहीं जुमार, मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। मुर्तज़ा बेग ने जुमार की तरफ देखते हुए कहा। डैड प्लीज़, आप बात को समझें, हमारे पास टाइम नहीं है। और जुमार अभी बोल ही नहीं पाया था कि मुर्तज़ा बेग बोल पड़े। और क्या? हाँ, मैं तुम्हें इजाज़त दे दूं कि तुम अपने हाथों से अपना कत्ल कर दो? ऐसा नहीं हो सकता जुमार, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा गार्जियन हूँ। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा, समझे तुम? जुमार के फैसले ने सबको हिला कर रख दिया था। ठीक है डैड, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो ये स्टेप मुझे खुद से उठाना पड़ेगा। मैं इस सब की जिम्मेदारी खुद लूँगा। जुमार ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? हम सब ट्राई कर रहे हैं तो आप इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हैं? शहरियार आगे बढ़ा था। उसने जुमार के कंधे पर हाथ रखा, जिस पर जुमार ने शहरियार की आंखों में देखा, जहां नमी के साथ साथ इल्तिजा भी थी। मुझे डैड से अकेले में बात करनी है। जुमार ने शहरियार के हाथ को पकड़ते हुए सबकी तरफ देखा। शहरियार ने गहरा सांस लिया और सबको बाहर आने का कहकर कमरे से बाहर आ गया था। मुर्तज़ा बेग कुर्सी पर अपना सर पकड़े बैठे हुए थे। डैड, मुझे आप मजबूर कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें। मैं आपको एक दुख के साथ दूसरा दुख नहीं देना चाहता, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी नाराज़गी लिए चला जाऊँ। जुमार मुर्तज़ा बेग के पास घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया था। उसके दोनों हाथ मुर्तज़ा बेग के घुटनों पर थे। जुमार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मुझे तुम कितने अजीज़ हो? उनेज़ा मेरी बेटी की तरह है, मैं उसके लिए परेशान हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे को ही कुर्बान कर दूँ। बताओ। मुर्तज़ा बेग की आंखों में नमी और आवाज़ कपकपा रही थी। डैड, मैं आप सबकी नज़रों में एक अच्छा बेटा हूँ, दुनिया की नज़रों में एक अच्छा बिजनेसमैन, लेकिन मैं एक अच्छा शौहर नहीं बन सका। आप कह रहे हैं ना कि उनेज़ा आपकी बेटी है, जैसी है। अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करता जो मैंने उनेज़ा के साथ किया, तो क्या आप उसे माफ़ कर देते? कभी भी नहीं। मैंने उनेज़ा के साथ बहुत बुरा किया है, और अब वक्त आ गया है कि मैं अपने गुनाहों का अजाला कर सकूं। एक शौहर के कुछ फ़राइज़ होते हैं, वो मैं पूरा नहीं कर पाया। अब मुझे उनेज़ा को बचाकर उन सब का अजाला करना है। प्लीज़ बात को समझें। जुमार की बात सुनकर मुर्तज़ा बेग ने जुमार के हाथों पर अपने हाथ रखे। और तुम्हारी माँ, उसका नहीं सोचा तुमने? जानते हो ना कि तुम्हारी माँ की जान तुम्हें बसती है। बचपन में जब तुम बीमार होते थे, वो एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं लेती थी। सोना तो अलग बात, वो तो खाना पीना भूल जाती थी। जब वो होश में आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे? वो एक बार फिर जीते जी मर जाएगी। मुर्तज़ा बेग ये कहते हुए आंखों से आंसू निकल पड़े थे। सुमार सर झुकाए अपने डैड की बात सुन रहा था, और उसकी आंखों से आंसू के दो मोती निकल कर जमीन पर गिर गए थे। उसमें कोई शक नहीं था कि जुमार अपनी माँ से कितना अटैच था, और वो भी अपने बेटे पर जान निछावर करती थी। जुमार ने अपने आंसुओं को मजीद निकलने से रोका और गहरा सांस लेते हुए मुर्तज़ा बेग की तरफ देखा। डैड, शहरियार है ना माँ के पास, आपके पास, मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। प्लीज़ डैड, मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे कमज़ोर मत करें, नहीं तो उनेज़ा मर जाएगी, और मैं इस गिल्ड के साथ सारी ज़िंदगी नहीं जी सकता। प्लीज़ डैड। जुमार ने कहते हुए मुर्तज़ा बेग के आगे हाथ जोड़ दिए थे। जुमार, मैं कैसे अपने बेटे की मौत नामे पर दस्तखत कर दूं अपने हाथों से? तुम भी तो इस बात को समझो। मुर्तज़ा बेग ने जुमार के जुड़े हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेते हुए कहा। डैड, वो मर रही है, वो मर जाएगी डैड, उसे बचा ले। जुमार का जब्त जवाब दे गया था, और जिस आंसू को वो रोक रहा था, वो अपने डैड के सामने बाहर निकल पड़े थे।
जिसे देखकर मुर्तजा बेग काम कर रह गए थे। आज उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में पहली बार आंसू देखे थे, वो भी अपनी बेटी बीवी के लिए। उठो। मुर्तजा बेग ने जुमार को जमीन से उठाते हुए खुद भी कुर्सी से उठे और जुमार को गले लगा लिया था। ठीक है, लेकिन तुम्हें फिर मेरी एक बात माननी होगी। मुर्तजा बेग ने दिल पर पत्थर रखकर हामी भर ली थी। डैड, मुझे आपकी सब बातें मंजूर हैं। जुमार के चेहरे पर अब पुरसकून मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हारे पहले टेस्ट होंगे। अगर तुम्हारी रिपोर्ट ओनेजा की रिपोर्ट से मैच कर गई तो हम लास्ट में ये ऑप्शन रखेंगे। पहले हम अरेंज करेंगे जहां तक हो सकेगा। अभी हमारे पास 6 दिन है डॉक्टर के मुताबिक। तो पहले हम कोशिश करेंगे, उसके बाद तुम्हारे फैसले पर अमल दरामद मैं खुद करूंगा। मुर्तजा बेग की बात सुनकर जुमार चौंक जरूर गया था, लेकिन उसके पास अपनी डैड की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ठीक है डैड, मैं आज ही अपने टेस्ट करवा लूंगा। जुमार की बात पर मुर्तजा बेग ने जुमार को गले लगा लिया था, लेकिन वो अंदर से डर रहे थे कि कहीं जुमार की रिपोर्ट उनेजा से मैच न कर जाए। जुमार अजलान के साथ अपने टेस्ट करवाने चला गया था। शहरियार को जब पता चला तो अपने डैड के पास आया। डैड, आप भाई को इजाज़त कैसे दे सकते हैं? आपने सोचा कैसे ये करने का? शहरियार को यकीन नहीं हो रहा था कि मुर्तज़ा बेग इतना बड़ा स्टेप लेंगे। शहरियार, मैंने आज पहली बार जुमार की आंखों में आंसू देखे थे, और वो आंसू उनेजा के लिए थे, अपने पछतावे के लिए थे। मैं मजबूर हो गया था, और अभी मैंने उसके सामने एक शर्त रखी है। बस दुआ करो कि जुमार की रिपोर्ट्स उनेजा की रिपोर्ट्स से मैच ना हो। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो, वो ज़ात वही करेगी जो हमारे लिए बेहतर होगा। मुर्तज़ा बेग ने शहरियार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर शहरियार ना चाहते हुए भी अपने डैड की बात पर खामोशी इख्तियार करनी पड़ी थी। मलिक बिसात मैरिज को फेरोज अली के घर छोड़कर खुद ऑफिस चला गया था। रास्ते में ही उसे तैमूर की तरफ से कॉल आई थी, जिसे सुनते ही मलिक बिसात का चेहरा खुशी से खिल गया था। मैरिज, तुम क्या समझती हो कि जुमार की छोड़ी हुई औरत को मैं अपनी आंखों पर बिठाऊंगा? कभी नहीं। तुम अपने सौतेले बाप की कठपुतली थी, और अब मेरी कठपुतली बनकर रहोगी। जब तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम पर रहम नहीं किया तो मैं क्यों करूंगा? मैं भी मलिक बिसात हूँ। मलिक बिसात ने सोचते हुए गाड़ी ऑफिस की पार्किंग में खड़ी की थी। गाड़ी से बाहर निकलते ही मलिक बिसात के मोबाइल पर कॉल आई। नंबर देखते ही उसने फौरन कॉल रिसीव की थी। हाँ बोलो, क्या खबर है जुमार की? मलिक बिसात ने अपने बंदे से पूछा, जिसको उसने जुमार के हर काम पर नजर रखने को कहा था। वॉट? ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे अपने वाइफ को अपना दिल डोनेट कर सकता है? मैं जुमार को इतनी आसान मौत मरने नहीं दूंगा। किसी भी तरह उसे रोको, उसके टेस्ट रोको या उसकी रिपोर्ट्स तब्दील करवाओ। जुमार को जिंदा रहना है। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और हाँ, उसकी बीवी को मरने दो, और ख्याल रहे कि कोई उसकी बीवी को हार्ट डोनेट ना करे, नहीं तो अस्पताल को आग लगा दूंगा। मैं डॉक्टर सलीम से बात करता हूँ, तो मुनेजा के घर वालों पर नजर रखो। मलिक बिसात ने गुस्से से अपने बंदे को ऑर्डर दिया और कॉल बंद कर दी थी। जुमार, जब तुम्हारी बीवी मरेगी तो तुम जितनी तकलीफ में होगे उतना ही मुझे सुकून मिलेगा। और साथ ही मलिक बिसात का कहका हवा में बुलंद हुआ था। जुमार अपने टेस्ट करवा चुका था। कुछ ही देर में रिपोर्ट्स आने वाली थी। सब रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे थे। जुमार मुतमईन था, क्योंकि उसे पता था कि वो फिजिकल फिट है, और जो जो चीज़ें दरकार होंगी उसमें वो फिट होगा। डॉक्टर सलीम अपने कमरे में मौजूद था जब उसे मलिक बिसात की कॉल आई, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर परेशानी आ गई थी, लेकिन साथ ही उसने मलिक बिसात को तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद करते हुए फ़ौरन लैब की तरफ चला गया था। मिस्टर जुमार बेग की रिपोर्ट्स आ गई हैं? डॉक्टर सलीम ने लैब इंचार्ज को कहा, जिसने कंप्यूटर पर जुमार की रिपोर्ट्स दिखाई। और उसकी बीवी की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? डॉक्टर सलीम के कहने पर लैब इंचार्ज ने वो रिपोर्ट्स भी दिखाई, जिस पर डॉक्टर सलीम ने टेंशन में अपने माथे पर खुजली की। दोनों की रिपोर्ट्स मैच कर गई थी। दोनों के ब्लड ग्रुप भी एक थे। तुम जाओ, मैं खुद ये रिपोर्ट्स मुर्तज़ा साहब को दे दूंगा, और किसी को लैब में आने मत देना। और जो मैंने कहा है, अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी नौकरी इसी वक्त चली जाएगी। डॉक्टर सलीम की बात सुनकर लैब इंचार्ज कुछ बोल नहीं सका और लैब से चला गया था। डॉक्टर सलीम लैब इंचार्ज के जाते ही कंप्यूटर पर बैठे जुमार के रिपोर्ट्स को बदल रहा था जब लैब का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही डॉक्टर सलीम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। जिब्रान शाह, जो अस्पताल की कैंटीन में कुर्सी पर बैठा हाथ में चाय का कप पकड़े जुमार के फैसले के बारे में सोच रहा था। नजर उसके सामने रखी टेबल पर टिकी हुई थी, और हाथ में पकड़ा चाय का कप, जिसमें चाय कप की ठंडी हो चुकी थी, उसे इस बात की खबर नहीं। वो जुमार को इस हद तक जाते हुए देखकर इसी सोचों में गुम था कि कोई शौहर अपनी बीवी के लिए इस हद तक जा सकता है क्या। वही सोचकर कंफ्यूज था।
एक वकील होने के नाते उसने वो केस देखे थे जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन जुमार के दिल में उनैजा के लिए इतनी केयर और मोहब्बत देखकर और खुद उनैजा के लिए कुछ ना करने पर वो जुमार से न जाने क्यों जेलस हो रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उन दोनों के बारे में इतना सोच रहा हूँ? वो बस मेरी क्लाइंट है और कुछ भी नहीं। जुमार उसका शौहर है। जबरान शाह ने अपने सर को एक झटका दिया। गर्दन को कम देते हुए उसने हाथ में पकड़ी चाय को देखा जो ठंडी हो चुकी थी। लैब का दरवाजा जैसे ही खोला अजलान अंदर दाखिल हुआ। अजलान को देखते ही डॉक्टर सलीम ने जो रिपोर्ट्स बदल दी थी उन्हें फौरन सेव किया। अजलान, तुम यहाँ कैसे? डॉक्टर सलीम ने अपनी घबराहट को बहुत महारत के साथ छुपा लिया था। मैं बस ये देखने आया था कि टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं क्या, क्योंकि मैंने लैब इंचार्ज को बाहर जाते देखा तो मुझे लगा कि रिजल्ट्स आ गए होंगे, तो वही लेने आया था। अजलान की बात सुनकर डॉक्टर सलीम ने पूरे एतमाद होकर अजलान की तरफ देखा, जिससे अभी वो कुछ वक्त पहले कुछ भी नहीं कर रहा था। हाँ, रिपोर्ट्स आ गई हैं, मैं बस इसी का प्रिंट आउट करने वाला था। डॉक्टर सलीम ने फौरन अपनी बनाई गई रिपोर्ट्स का प्रिंट निकाल लिया था। आ गई हैं रिपोर्ट्स? अजलान ने सुनते ही उसके चेहरे पर बेचैनी नुमाया हो गई थी। अजलान, कोई अच्छी खबर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी जगह मैं मुर्तज़ा साहब को बता दूं। डॉक्टर सलीम ने रिपोर्ट्स को फाइल में बंद करते हुए कहा। मतलब रिपोर्ट्स में फ़र्क है? अजलान डॉक्टर सलीम की बात से समझ गया था। बिल्कुल ऐसा ही है, चलो चलकर बताते हैं उन सबको। डॉक्टर सलीम ने ओरिजिनल रिपोर्ट्स का फोल्डर डिलीट करते हुए अजलान को कहा और बाहर की तरफ चला गया था। एक तरफ अजलान को जुमार की तरफ से परेशानी ख़त्म हो गई थी। उसने जो फैसला लिया था वो अजलान की नज़र में सरासर गलत था। वो नहीं चाहता था कि उनैजा की वजह से मुर्तज़ा बेग अपने बेटे को खो दें, और जब उनैजा को पता चले तो वो अपनी सारी ज़िंदगी जुमार के गम में गुजार दे। लेकिन दूसरी तरफ अब अजलान को उनैजा की ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अब हार्ट का अरेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इन्हीं सोचों के साथ अजलान डॉक्टर सलीम के साथ मुर्तज़ा बेग के पास चला गया था, जहाँ सब मौजूद थे। आ गई रिपोर्ट्स? मुर्तज़ा बेग ने डॉक्टर सलीम के हाथ में फ़ाइल देकर कहा। मुर्तज़ा साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका बेटा हार्ट डोनेट नहीं कर सकता अपनी वाइफ को। ये रही उसकी रिपोर्ट्स। डॉक्टर सलीम ये कहकर फाइल मुर्तज़ा बेग को देते हुए बाहर चला गया था। रिपोर्ट्स के बारे में सुनकर जहां मुर्तज़ा बेग के साथ बाकी सब भी पुरसुकून हो गए थे, वहीं जुमार की बेचैनी और बढ़ गई थी। ये कैसे हो सकता है? मैं फिजिकल फिट हूं तो क्यों नहीं रिपोर्ट्स मैच हुई? जुमार ने जल्दी से मुर्तज़ा बेग के हाथ से फाइल पकड़ते हुए उसे देखना शुरू कर दिया था। जुमार, रिपोर्ट्स में जो लिखा है हम उसे इनकार तो नहीं कर सकते ना? मुर्तज़ा बेग की बात सुनकर जुमार ने उनकी तरफ देखा। मैं किसी दूसरे अस्पताल से अपने टेस्ट करवाता हूँ। जुमार के जवाब ने सबको एक बार फिर चौकन्ना कर दिया था। जुमार, अब तुम पागलों वाली बातें कर रहे हो। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे इन टेस्ट पर दिन ज़ाया कर दें और उनैजा के लिए हार्ट का अरेंज करना छोड़ दें और ऐसे ही मरने दें? अजलान यहाँ इसी अस्पताल में होता है, अगर रिपोर्ट्स में कुछ गलत होता तो वो बता देता। मुर्तज़ा बेग की आवाज़ में अब गुस्सा था। जुमार, अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अब मेरे साथ चलना चाहिए। उनैजा के भाई को अब सब बताना होगा। अब मस्जिद हम उनसे छुपा नहीं सकते। अजलान की बात सुनकर जुमार ने मायूसी से फाइल टेबल पर रखी थी और कुर्सी पर एक हारे हुए शख्स की तरह बैठ गया था। जुमार की ऐसी हालत देखकर मुर्तज़ा बेग ने अजलान की तरफ देखा। मैं और शहरियार चलते हुए तुम्हारे साथ जुमार को उनैजा के पास ही रहने दो। मुर्तज़ा बेग की बात पर अजलान ने मज़बत में सर हिलाया और बाहर आ गया था। जबरान शाह जो कैंटीन से वापस डॉक्टर रूम की तरफ आ रहा था, अजलान को देखकर वहीं रुक गया। अजलान से पूछने पर जबरान शाह को सब पता चल गया था। जबरान शाह के अंदर अब पहले से ज़्यादा बेसकूनी पैदा हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो नैज़ा के लिए क्यों इतना बेचैन और परेशान हो रहा था, जबकि उसे मिले अभी कुछ दिन ही हुए थे। जबरान शाह ने वक्त ज़ाया किए बगैर अपना मोबाइल निकाला, किसी को कॉल मिलाते हुए वो बाहर आ गया था। मुर्तज़ा बेग और शहरियार अजलान के साथ हसीब के घर चले गए थे। वहाँ जाकर मुर्तज़ा बेग ने जब सब कुछ हसीब को बताया, तब हसीब को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ सुना है क्या वो सच था। हसीब, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये सब छुपाने के लिए बुरहान अब्बासी ने ही मुझे कहा था। वो नहीं चाहता था कि वक्त से पहले ही उसकी बेटी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाए और हिम्मत हार दे, इसलिए उसने हर किसी से ये बात छुपाई थी। हसीब की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी लाडली बहन इस हालत में थी और वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाया था। मैं अभी मालूम करता हूँ अपने जानने वालों से, आप मुझे उनैजा की रिपोर्ट्स भेज दें। हसीब ने खुद को संभालते हुए कहा। ठीक है, लेकिन तुम परेशान मत होना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मिसेस भी इस हालत में नहीं है कि तुम उसे अकेला छोड़ सको, इसलिए मैं यहाँ खुद आया हूँ। जैसे कहीं से इंतज़ाम होता है मैं तुम्हें बता दूंगा। मुर्तज़ा बेग सोफे से उठते हुए बोले।
अजलान, तुम थोड़ी देर अपनी आपी के पास रुक जाओ, मैं अस्पताल में उन्नेजा को देख लूं। हसीब की बेचैनी को देखते हुए अजलान ने हामी भर ली थी। दरख्शन को अभी कुछ मत बताना, मैं मौका देकर खुद ही बता दूंगा। हसीब ने जाते हुए अजलान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर अजलान खामोश हो गया था। हसीब मुर्तजा बेग और शहरियार के साथ अस्पताल के लिए निकल गया था। जुमार डॉक्टर रूम से निकलकर जैसे उन्नेजा के कमरे की तरफ जाने लगा, सामने से अपनी तरफ आते जिब्रान शाह को देखकर वहीं रुक गया था। तुम यहाँ अभी तक क्या कर रहे हो? जुमार की बात जिब्रान शाह को चुभी ज़रूर थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर गया था। ये कुछ अस्पतालों की लिस्ट है जहाँ बॉडी पार्ट्स डोनेट होते हैं, उनसे मालूम कर लेना। जिब्रान शाह ने पेपर जुमार की तरफ करते हुए कहा। जुमार ने एक नज़र पेपर पर डाली और फिर जिब्रान शाह पर। मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, हमारी फैमिली के पर्सनल मामलों से दूर रहो। एक वकील हो तो वकील बनकर रहो। अपनी वाइफ के लिए मैं भी हूँ, ओके? जुमार ने जिब्रान शाह के हाथ में पकड़े पेपर को अपने हाथ से पीछे करते हुए उन्नेजा की तरफ चला गया था। जुमार की इस हरकत पर जिब्रान शाह दांत पीस कर रह गया था। वो किस हक से जुमार से बहस करता? सच ही तो वो कहकर गया था कि वो बस एक वकील है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रात होने वाली थी। हर तरफ अंधेरा अपने पर फैलाने को था। इसी अंधेरे में महरिश अपने कमरे की लाइट्स बंद किए लेटी हुई थी जब उसके मोबाइल पर मलिक बिसात की कॉल आई थी। वो आज उसे अपने घर ले जाने वाला था। कांपते हाथों के साथ महरिश ने मोबाइल पकड़ा। एक लम्हे को उसे लगा कि वो कहीं दूर भाग जाए, जहां मलिक बिसात का उसे साया भी नजर ना आए। जितनी वो उससे मोहब्बत करती थी, आज उतना ही उससे डर रही थी। मोबाइल पर मुसलसल बेल हो रही थी, जो जवाब न मिलने पर बंद हो गई थी। महरिश ने मोबाइल बेड की दूसरी तरफ रखा और अपने आप को समेट कर लेट गई थी। इतने में तबस्सुम बेगम कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर आई। उसके हाथ में मोबाइल था जिस पर मलिक बिसात की कॉल थी। तबस्सुम बेगम ने कमरे की लाइट्स ऑन की तो महरिश ने रोशनी से बचने के लिए आंखों पर हाथ रख लिए थे। उससे इल्म नहीं था कि मलिक बिसात ने उसके मम्मी के मोबाइल पर कॉल की थी। महरिश, तुम सुबह से कमरे में बंद हो, रात खाना खा लो, उठ जाओ, और ये लो बिसात की कॉल आई है। तुम शायद उठा नहीं सकी तो उसने मुझे कर दी थी। तबस्सुम बेगम की बात सुनते ही महरिश को जैसे करंट लग गया था। उसने फौरन आंखों से हाथ हटाया और अपनी माँ की तरफ खौफ से देखा। तबस्सुम बेगम महरिश की इस हालत को देखकर चौंक गई थी, लेकिन उसने इग्नोर करते हुए मोबाइल महरिश के हाथ में थमा दिया था। हेलो, महरिश ने डरते डरते कहा। जी ठीक है। महरिश ने मलिक बिसात की बात सुनी और मुख्तसर सा जवाब देते हुए कॉल बंद कर दी थी। क्या हुआ? क्या कह रहा था बिसात? तबस्सुम बेगम को अब परेशानी हो रही थी। वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। जब तक वापस नहीं आ जाते मैं यहीं रहूंगी। घर में वहाँ अकेली होंगी इसलिए। महरिश ने गहरा सांस लिया। मलिक बिसात का इस्लामाबाद जाना उसके लिए किसी नेमत से कम साबित नहीं हुआ था। मम्मी, मुझे भूख नहीं है, आप लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करके जाएं। महरिश अपनी माँ को कहकर दोबारा फिर से आंखें बंद कर ली थी। वो कल रात जो कुछ हुआ उसे याद करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो हर बार नाकाम हो रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से ज़्यादा तेज चल रहा था, जैसे उसने पर लगा लिए हों। 2 दिन गुजर गए थे जुमार को हर तरह की कोशिश करते हुए, लेकिन मायूसी ने तो जैसे जुमार का साथ देने का वादा कर लिया था। रात को वो नेज़ा के पास बैठे लैपटॉप पर हर उस अस्पताल में जहां डोनेशन का सिस्टम होता वहां अप्लाई करता, और दिन को मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर मालूम करता। खाना पीना तो दूर की बात, जुमार को सोने का और अपने ऑफिस का होश भी नहीं था। जुमार अपने सारे ताल्लुकात को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई थी। दूसरी तरफ मुर्तज़ा बेग और बाकी सब भी इसी कोशिश में लगे हुए थे। शाम को वो अस्पताल आकर उन्नेज़ा की खैरियत मालूम कर लेते थे। जब जुमार दिन के वक्त उन्नेज़ा के पास नहीं होता था, तब अजलान उन्नेज़ा के कमरे में हर 2 घंटे बाद उसे चेक लाजमी करता था। आज भी जुमार 2 अस्पतालों से मालूम करके आया था। उसे कुछ उम्मीद नजर आई थी। एक अस्पताल वालों ने जुमार को यकीन दहानी करवाई थी कि शाम तक इंतज़ाम हो जाएगा, उनके पास डोनेशन के लिए बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं। इसी उम्मीद में जुमार अस्पताल वापस आ गया था। वो जब अस्पताल आया तो 4 बज चुके थे और अस्पताल वालों ने शाम के 6 बजे का टाइम दिया था। जुमार ने घर कॉल कर दी थी। जुमार की कॉल पर सबने शुक्र अदा किया था कि कहीं से तो कुछ उम्मीद नजर आई थी। शाम के 6 बजने वाले थे। सब अस्पताल से कॉल आने का वेट कर रहे थे, लेकिन अस्पताल वालों की तरफ से कॉल नहीं आई थी। 6 से ऊपर का वक्त हो गया था। जुमार को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस उम्मीद से वो वहां से निकला था वो इतनी जल्दी कैसे टूट सकती थी। सब कुछ वो अपनी आंखों से देख कर आया था। डोनेशन की लिस्ट में हार्ट था। मैं खुद जाता हूँ उसी अस्पताल। जुमार ये कहते हुए जैसे उठा, अस्पताल से कॉल आ गई थी। नंबर को देखते हुए जुमार ने फौरन कॉल रिसीव की, लेकिन आगे से मिलने वाले जवाब ने जुमार को चौकन्ना कर दिया था।
آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لسٹ غلط تھی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ زمار خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور غصے سے بول پڑا، جس پر شہریار نے زمار کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے چپ رہنے کا کہا تھا۔ زمار کال بند کرتے ہوئے پھر مایوسی سے بیٹھ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اسی اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر نے کال بند کرتے ہوئے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے اپنے سامنے بیٹھے بندے کو دیکھا، جو پیسوں سے بھرا بیگ اس کی طرف کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، ملک بساط تھا، جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زمار اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی مایوسی کے پیچھے ملک بساط کا کالا سایہ ہے جو اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہا۔ اگلے دن دوسرے اسپتال والوں نے بھی معذرت کر لی تھی۔ زمار کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اسپتال والوں کو اچانک ہو کیا گیا ہے، لیکن ان سب میں ملک بساط ایک غلطی کر گیا تھا۔ جیسے ہی زمار کو دوسرے اسپتال سے کال آئی اور وجہ وہی بتائی گئی جو پہلے والے اسپتال والوں نے بتائی تھی، تو زمار نے فوراً فہد کو کال ملا دی اور سب معلوم کرنے کا کہہ کر کے اس کے پیچھے کون ہے کال بند کر دی تھی۔ زمار مرتضی بیگ نے زمار کو آواز دی جو بھی اسپتال کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ زمار تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جاؤ، دیکھو اپنا حلیہ، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پہننے کا، تھوڑا فریش ہو جاؤ، ازلان اور حسیب ہیں یہاں پر۔ مرتضی بیگ کی بات سن کر زمار نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے چہرے پر پریشانی دیکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، زمار یہ کہتے ہوئے مرتضی بیگ کی گاڑی میں ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن سارے راستے اسے یہ بات سکون نہیں لینے دے رہی تھی کہ دونوں اسپتال ایک جیسی وجہ کیسے دے سکتے ہیں۔ شہریار پہلے سے گھر میں موجود تھا، اس نے کھانے کا انتظام وقت سے پہلے کروا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی 3 دن سے صرف پانی اور کافی پر گزارا کر رہا ہے۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتا ہوں۔ شہریار نے زمار کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگے سے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے انیزا کمرے میں چلتی پھرتی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ حقیقت میں نہیں تھی۔ انیزا، تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، غم تو دور کی بات، چھوٹی سی تکلیف کو بھی تمہارے پاس سے گزرنے نہیں دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ سب خوشیاں تمہیں دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ زمار نے سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا اور کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے شاور لینے چلا گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر مرتضی بیگ اور شہریار زمار کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ تبھی زمار ہاتھ میں بیگ اٹھائی جس میں اس نے اپنا اور انیزا کو کچھ سامان رکھا تھا، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ مرتضی بیگ یہ دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے کہ زمار اب گھر تبھی آئے گا جب انیزا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ اس بات پر بھی مطمئن تھے کہ وہ کم از کم آج تو گھر آ گیا تھا۔ زمار ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن کھانا دیکھ کر اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک نوالا بھی اپنے حلق سے نیچے اتارے۔ بھائی کھانا شروع کریں۔ شہریار کی آواز پر زمار نے پلیٹ میں ڈالے چاولوں کا ابھی چمچ بھرا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر کال آ گئی تھی۔ زمار نے وقت ضائع کیے بغیر کال اٹھائی۔ اوکے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ زمار نے کال بند کرتے ہوئے کھانے کا چمچہ وہیں پلیٹ میں رکھا اور فوراً کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ زمار، کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ مرتضی بیگ نے زمار کو ایسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ ڈیڈ ہسپتال سے تھی، وہاں ہارٹ کا انتظام ہوا ہے، مجھے فوراً جانا ہے، کہیں پھر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ زمار نے کرسی کی بیگ سے کوٹ اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف تیز قدموں سے چلا گیا تھا۔ زمار، ہم بھی آتے ہیں۔ شہریار اور مرتضی بیگ نے بھی وہاں کھانا چھوڑا اور زمار کے ساتھ اسی اسپتال میں پہنچ گئے تھے۔ وہ اسپتال بہت بڑا نہیں تھا، ایک چھوٹے علاقے میں بنا ہوا اسپتال تھا جہاں علاقے والوں کے رہنے والوں کا علاج ہوتا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کال کی تھی؟ زمار نے آتے ہی اس اسپتال کی انچارج کو کہا۔ جی میں نے ہی کال کی تھی، دراصل کچھ دیر پہلے ہمارے پاس ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا تھا، لڑکی تھی، اس کی بہت بری حالت تھی، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم اسے بچا نہیں سکے تھے، لیکن جب اس کی سرجری چل رہی تھی تب ہم نے اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے، اسی کو دیکھ کر مجھے آپ کی وائف کا ذہن میں آیا تھا۔ اس لڑکی کی عمر، بلڈ اور باقی سب آرگنز آپ کی وائف سے میچ کر رہے تھے۔ میں نے اس کی ماں سے بات کی تھی ہارٹ ڈونیٹ کرنے کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ آپ ایک بار کوشش کریں، شاید آپ کی بات مان جائے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر زمار نے اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا۔ زمار کو یہ سب مشکل لگ رہا تھا، ایک ماں سے یہ کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا دل اس کی بیوی کو ڈونیٹ کر دے۔ زمار، ایک کوشش تو کر لو۔ مرتضی بیگ نے زمار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں میرے ساتھ، میں ان سے ملا دیتی ہوں، ڈاکٹر نے زمار کو کہا، اور وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ ایمرجنسی روم کی طرف چلا گیا تھا جس کے باہر وہ عورت ہاتھ میں اپنی بیٹی کی تصویر پکڑے بیٹھی تھی اور اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ رہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر جہاں زمار نے اس عورت کی طرف دیکھا، وہاں اس عورت نے بھی زمار پر سرسی نظر ڈالی تھی۔ زمار کچھ دیر تک اس عورت کو دیکھتا رہا، لیکن اس کے نکلتے آنسو کو دیکھ کر وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا ہوا، آپ نے بات کر لی؟ ڈاکٹر نے زمار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا۔ نہیں،
मैं बात नहीं कर सका। मैं कैसे उनको कहूँ जिस माँ ने अभी अभी अपनी बेटी खोई हो, वो उसका दिल मेरी बेटी बीवी को डोनेट कर दे। मैं इतना जालिम नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी वाइफ के पास अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, लेकिन मैं किसी को दुखी करके अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकता। आप उनको मज़ीद फोर्स मत करें। कहीं और इंतज़ाम होता है तो मुझे बताइएगा। जुमार ये कहते हुए वहाँ से चला गया था। डॉक्टर भी एक सर्द आह भर कर रह गई थी। जुमार इस बात से बेखबर था कि वो औरत उसकी तमाम बातें सुन रही थी। जुमार ने इमरजेंसी रूम से बाहर आते ही अपने डैड को जाने का कहा। तीनों अस्पताल के बाहर के दरवाजे की तरफ चल पड़े थे जब जुमार के कानों में किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी थी। क्या तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे? उस औरत की आवाज़ सुनते ही जुमार के साथ साथ मुर्तज़ा बेग और शहरयार के कदम रुक गए थे। जुमार ने मुड़ कर देखा तो उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। क्या तुम मेरी बेटी के दिल को तोड़ोगे तो नहीं? उसे रंजीदा तो नहीं होने दोगे? उस औरत की बात सुनकर जुमार की आंखों में नमी आ गई थी। वो आगे बढ़कर उस औरत के पास आया। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी बेटी के दिल को कभी भी रंजीदा नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। जुमार की बात पर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी एक ही बेटी थी और मेरा कोई नहीं था। अगर तुम्हारी वाइफ मेरी बेटी के दिल से फिर से जिंदा हो सकती है तो मुझे अपनी एक और बेटी मिल जाएगी। मैं उसे देखकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लूंगी। औरत ने कहते हुए अपने आंसू साफ किए थे। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें हमारी बहू से मिल सकती हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ भी रह सकती हैं। आपने इतनी बड़ी मेहरबानी की है हम पर, हम लोगों आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकते। मुर्तज़ा बेग ने आगे बढ़कर उस औरत को कहा था। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी का दिल जो तुम्हारी वाइफ के सीने में धड़केगा वो हमेशा खुशियों से भरा रहे। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कभी कभार मैं तुम्हारी वाइफ से मिलने आया करूँगी। उस औरत ने जैसे अपनी बात मुकम्मल की, जुमार ने आगे बढ़कर उस औरत के हाथ पकड़ते हुए उसकी तरफ देखा। आप मेरी माँ जैसी हैं। आप जब भी आना चाहें आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप अपना हक समझ कर आ सकती हैं। जुमार की बात पर उस औरत ने आंखों में प्यार लिए जुमार की तरफ देखा और मस्बत में सर हिलाया था। उस लड़की की डेड बॉडी को उसी अस्पताल मुंतकिल करवा दिया गया था जहां उनैज़ा थी। जुमार मुर्तज़ा बेग के साथ अभी अस्पताल में पहुंचा ही था कि अस्पताल के बाहर फहद को चक्कर लगाते देखकर जुमार वहीं रुक गया था। जुमार साहब, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मुझे यहाँ आना पड़ा। फहद ने जुमार को देखते हुए कहा। बोलो, क्या बात पता चली है? जुमार ने फहद को कहा। जिस पर जी जुमार साहब, वो दरअसल फहद बात करते हुए रुक गया था। उसने मुर्तज़ा बेग और शहरयार की तरफ देखा था। तुम बता सकते हो, बोलो। जुमार साहब, वो मलिक बिसात था जिसने दोनों अस्पतालों में हार्ट डोनेशन के लिए रोका था। फहद की बात सुनकर जहां जुमार का खून खौला था वहां मुर्तज़ा बेग अपनी मुठ्ठियां कस कर रह गए थे। उसकी इतनी जरूरत कि वो इस हद तक चला जाए? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो हमारी फैमिली के मामलों में दखल अंदाजी कैसे कर सकता है? शहरयार गुस्से से बोला। रुक जाओ शहरयार, उसको हम बाद में देख लेंगे। अभी उनैज़ा का ऑपरेशन होने दो, और वो इस अस्पताल में कुछ नहीं कर सकता। जुमार ने शहरयार को पुरसकून रहने का कहा। वो जानता था कि अगर इस वक्त कोई गुस्से में कदम उठाया तो नुकसान हमें ही होगा। फहद, तुम मलिक बिसात पर नज़र रखो, बाकी मैं और अजलान अस्पताल में देख लेंगे। जुमार ये कहते हुए अस्पताल के अंदर चला गया था। सारे प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद उनैज़ा का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। जुमार के चेहरे पर अब काफ़ी हद तक सुकून के तासुरात थे। जुमार ने पहले से ही तजुर्बाकार हार्ट सर्जन का इंतज़ाम कर रखा था जिसे हार्ट मिलते ही बस कॉल करनी थी। इसलिए वो मुतमईन था और इस बात पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने उनैज़ा को एक और नई जिंदगी दी थी। तुम सब कहाँ मर गए थे जब जुमार ने उस अस्पताल में हार्ट का इंतज़ाम किया था? मैं तुम्हें पैसे किस चीज़ के देता हूँ? मलिक बिसात को उनैज़ा की सर्जरी का पता चला तो वो आपे से बाहर हो गया था। उसने जो अपने बंदे जुमार के पीछे लगाए थे उन पर गुस्सा निकाल रहा था। सर, हमने तमाम बड़े अस्पतालों में नज़र रखी हुई थी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो एक छोटे और निजी अस्पताल में अरेंज करवा लेगा। हम उसके लिए कसूरवार हैं। उन बंदों में से एक ने कहा। वो जानते थे कि अगर हमने बात ख़त्म नहीं की तो ये हमें ख़त्म कर देगा। अपने बंदे की बात सुनकर मलिक बिसात ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अब मुझे शक्ल मत दिखाना। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है, बाकी अब क्या बचा है? मलिक बिसात के कहने की देर थी, वो बंदे फ़ौरन कमरे से बाहर आ गए थे। कुछ देर की खुशी मना लो जुमार बेग, फिर तुम्हें रोना ही है, और मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगा कि तुम्हें कंधा ही नहीं मिलेगा सहारे के लिए। मलिक बिसात ने कहते हुए गुस्से से अपने हाथ में पकड़े गिलास को ज़मीन पर दे मारा था। 9 घंटे गुजर चुके थे। उनैज़ा की सर्जरी हुए, वहाँ सब मौजूद थे। जुमार, हसीब, दरख्शां, मुर्तज़ा बेग, शहरयार और अजलान। सबकी नज़रें ओपीडी पर टिकी हुई थी।
9 घंटे की तवील टाइम के बाद ओपीडी का दरवाज़ा खोला और जो डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे वो बाहर आ गए थे। सर्जरी कामयाब हुई है, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। ये सब डॉक्टर से सुनते ही सबके चेहरों पर मुस्कुराहट और सुकून की लहर दौड़ गई थी। जुमार ने गहरा सांस लिया था, जैसे किसी ने उसके अंदर जान डाल दी हो। उमूमन ऐसे पेशेंट 3 से 6 माह में रिकवर कर लेते हैं, लेकिन आपकी पेशेंट यंग है और ऐसे पेशेंट जल्दी रिकवर कर सकते हैं अगर उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। अभी 3 हफ्ते ये अस्पताल में रहेंगे, उसके बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स ने जुमार और मुर्तज़ा बेग को सब बताया और वहां से चले गए थे। वहां मौजूद हर शख्स बेहद पुरसकून था। मुर्तज़ा बेग ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। मुर्तज़ा बेग शुक्राने के नवाफिल अदा करने चले गए थे। दूसरी तरफ जिब्रान अपने ऑफिस में था। वो उस दिन के बाद से अस्पताल नहीं आया था। अपने ऑफिस में कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। वो कहीं न कहीं उनैज़ा की इस हालत का अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा था। अगर वो उस दिन उसे क्राइम सीन पर ना लेकर जाता तो ये सब ना होता। जिब्रान शाह इन्हीं सोचों में गुम था जब उसके मोबाइल पर मैसेज आने पर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑन हुई थी। जिब्रान शाह ने फ़ौरन आंखें खोलते ही मैसेज ओपन किया और उसे पढ़ते ही जिब्रान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो अस्पताल में मौजूद नहीं था, लेकिन उसे अस्पताल की हर मिनट की खबर थी और अब भी उसे अस्पताल से मैसेज वसूल हुआ था उनैज़ा के बारे में। शुक्र है मिसेस जुमार, आपको अल्लाह ने नई जिंदगी दी है, जिब्रान शाह ने धीमी आवाज़ में कहा और कुर्सी से उठते हुए अपना कोट उठाया और कमरे से बाहर आ गया था। जुमार उनैज़ा के पास बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठा उनैज़ा के होश में आने का इंतजार कर रहा था। जुमार की आंखें उनैज़ा के चेहरे पर टिकी हुई थी जब उनैज़ा ने आहिस्ता से अपनी आधी आंखें खोली थी। उनैज़ा। जुमार उनैज़ा को होश में आता देखकर फौरन कुर्सी से उठ गया था। जुमार की आवाज़ कानों में पड़ते ही उनैज़ा ने जुमार की तरफ देखा। वेलकम बैक टू लाइफ। जुमार की बात सुनकर उनैज़ा ने कमरे के चारों अतराफ में देखा। उसे तो बस ये याद था कि वो क्राइम सीन पर बेहोश हो गई थी। मैं यहाँ, उनैज़ा ने रुकते रुकते कहा। ज़्यादा ना बोलो, सब बता दूंगा तुम्हें, बस तुम जल्दी से मुकम्मल ठीक हो जाओ। जुमार ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए उनैज़ा को चुप रहने का इशारा किया था, जिस पर उनैज़ा ने धीरे से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली थी। 3 हफ्ते अस्पताल में जुमार ने उनैज़ा की देखभाल में गुजार दिए थे। सुबह दोपहर शाम की मेडिसिन खाना, बातें, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जुमार उनैज़ा को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। तुम्हें ये अब ख़त्म करना होगा, जुमार ने सूप का चम्मच भरते हुए उनैज़ा की तरफ देखते हुए कहा। नहीं बस, मैं मज़ीद नहीं खा सकती प्लीज़, और मुझे घर जाना है। उनैज़ा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए मज़ीद खाने से इनकार कर दिया था। पहले ये सूप ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि हम कब घर जा रहे हैं, जुमार ने उनैज़ा की आंखों में देखते हुए कहा। पक्का आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? उनैज़ा ने अपने मुंह से हाथ हटाया। पक्का, मैं बता दूंगा, और झूठ तो मैं तुमसे वैसे भी बोल नहीं सकता, इसलिए जल्दी से ख़त्म करो, फिर तुम्हारे कुछ टेस्ट हैं वो करवा कर हम आज रात घर चले जाएंगे। जुमार की बात सुनकर उनैज़ा ने सूप का चम्मच अपने हलक में उतारा था। उनैज़ा घर आ चुकी थी। इन 3 हफ्तों के दौरान ही उनैज़ा को सब मालूम हो चुका था कि उसके साथ क्या हुआ था, और अब तक वो हार्ट की बीमारी में थी और उसके बाबा जान ने उससे सब क्यों छुपा कर रखा था। जुमार, तुम अब ऑफिस जाना शुरू कर दो, तकरीबन 1 माह होने वाला है। फहद की कॉल आई थी, बहुत से मामलात हैं जिनमें तुम्हारा होना लाजमी है, इसलिए तुम सुबह ऑफिस चले जाना। उनैज़ा अब काफ़ी बेहतर है, बाकी नर्स है यहाँ, वो देखभाल कर लेगी। मुर्तज़ा बेग ने जुमार को कहा तो जुमार ने ना चाहते हुए भी हामी भर ली थी। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। जुमार ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया था। उनैज़ा कमरे में बेड पर लेटे अपनी सोचों में गुम थी। जुमार का उसके लिए इतना परेशान होना और इतनी केयर करना एक तरफ जुमार को सुकून दे रहा था, दूसरी तरफ अजलान उनैज़ा को बता चुका था कि जुमार उसे अपना हार्ट डोनेट कर रहा था। वो यही सोच कर काम गई थी कि अगर ऐसा हो जाता तो वो सारी जिंदगी जुमार को देख ना पाती। क्या सोच रही हैं मेरी मिसेस? जुमार कमरे में आते ही उनैज़ा की तरफ देखते हुए बोला। कुछ नहीं, वो बस, उनैज़ा ने उठते हुए बेड की बैक से टेक लगाते हुए कहा। कुछ तो सोच रही थी, क्या अब भी मुझे इस काबिल नहीं समझोगी कि मुझे बता सको? जुमार उनैज़ा के पास बेड पर बैठते हुए बोला। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उनैज़ा जुमार की बात सुनकर होंठ काट कर रह गई थी। तुम और शर्मिंदा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ क्या सोच रही थी, क्योंकि तुम्हारा सोचना भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। बताओ अब। जुमार के कहने पर उनैज़ा ने गहरा सांस लिया। आप ऐसा क्यों करने जा रहे थे? उनैज़ा की इस मुख्तसर सी बात पर ही जुमार समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही थी। मैं कल से ऑफिस जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करना,
जो नर्स कहे वही करना होगा तुमने, ओके? जुमार उनैजा की बात को बड़ी महारत से टाल गया था। वो कैसे उनैजा से उस मोहब्बत का इजहार करता जो उसके दिल में उनैजा के लिए जाग गई थी, जिससे वो खुद भी अनजान था। जुमार के जवाब पर उनैजा अपनी आंखें मीच कर रह गई थी। मलिक बिसात तकरीबन 1 माह बाद फेरोज अली के घर आया था महरिश को लेने। वो 2 दिन बाद महरिश को कॉल कर लेता था, जिस पर महरिश ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। इस 1 माह में मलिक बिसात अपने अगले शिकार की तलाश में था और महरिश को इस्तेमाल करके वो अपने मकासद में कामयाब हो सके। और अब मलिक बिसात को अपना अगला शिकार मिल गया था, इसलिए उसे अभी महरिश की ज़रूरत थी। मैं कल ही अस्पताल से आया हूँ, मैं कल ही इस्लामाबाद से आया हूँ। वहाँ मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा है, बस इसी वजह से मुझे देर हो गई। महरिश ने आप लोगों को तंग तो नहीं किया? मलिक बिसात ने अपनी मीठी बातों को इस्तेमाल करते हुए फेरोज अली और तबस्सुम बेगम को कहा, नहीं, हमारी बेटी है, वो हमें तंग भी करेगी तो हमें बुरा क्यों लगेगा? तबस्सुम बेगम के कहने पर फेरोज अली ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं महरिश को लेकर आती हूँ। तबस्सुम बेगम ये कहते हुए अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही महरिश हल्के गुलाबी रंग के सूट पहने, हाथ में बैग पकड़े मलिक बिसात के सामने खड़ी थी। आज उसने मलिक बिसात को शादी के बाद अब देखा था। मलिक बिसात को देखते ही महरिश के जख्म ताज़ा हो गए थे। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल किया था। चले महरिश, रात हो रही है। मलिक बिसात की नॉर्मल कही बात भी महरिश को खौफ में डाल रही थी। जी, महरिश ने मुख्तसर सा कहा और मलिक बिसात के साथ उसकी गाड़ी की तरफ चली गई थी। घर आते ही महरिश कपड़े तब्दील कर कर बेड पर आकर बैठ गई थी। उसने एक नज़र मलिक बिसात पर डाली जो लैपटॉप पर बिजी था। महरिश को वो मलिक बिसात लग ही नहीं रहा था जो शादी से पहले उसकी एक छोटी सी तकलीफ पर तड़प उठता था। अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मलिक बिसात अपने ऊपर महरिश की नज़रों को महसूस करके उसने गर्दन मोड़कर महरिश की तरफ देखा। महरिश ने फौरन अपनी नज़रों का जाविया तब्दील कर लिया था। एक डिनर पर जाना है हमें, बहुत अहम डिनर है, बी यूनियन का। तुमने नाम सुना है ना? उसी का ऑनर दुबई से आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि वो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने वाला है, अगर हमें मिल जाए तो हमारी कंपनी की तरक्की आसमानों को छुएगी। मलिक बिसात की बात सुनकर महरिश सर्द आह भर कर रह गई थी। उसे लगा था कि वो उसे अपने लिए लेने आया है, कि वो उसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो तो उसे डिनर पर ले जाने के लिए घर लेकर आया था। कब है डिनर? वो मैं बता दूंगा। अभी उसने पाकिस्तान आना है, जैसे वो आएगा उसके बाद ही डिनर होगा। वैसे मैंने उसकी सेक्रेटरी से डेट ले ली है, बस तुम तैयार रहना। मलिक बिसात नजरें लैपटॉप पर जमाई ही महरिश को कह रहा था। मलिक बिसात की बात मुकम्मिल होते ही महरिश ने चादर अपने ऊपर ओढ़ी और मलिक बिसात की मुखालिफ करवट लेते हुए लेट गई थी और उसकी आंखों में नमी थी। मलिक बिसात अभी अपने ऑफिस ही आया था कि कुछ देर बाद ही फेरोज अली मलिक बिसात के ऑफिस पहुंच गया था। फेरोज साहब, आप? मलिक बिसात फेरोज अली को देखते ही एकदम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। उसे तवक्को नहीं थी कि फेरोज अली उसके ऑफिस, वो भी इतनी सुबह, आएगा। मैं घर में तुमसे बात नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ आ गया हूँ। फेरोज अली का लहजा इंतहाई संजीदा था। जी बैठे, आप ही का ऑफिस है, मलिक बिसात ने अपनी मूंछ को बल देते हुए कहा। बिसात, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुर्तज़ा बेग की फैमिली को बर्बाद कर दोगे। मैंने इसलिए तुम्हारी शादी महरिश से की थी, नहीं तो महरिश मेरे लिए एक कीमती मोहरा था जिसे मैं जब चाहता इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया है। और अब तुम्हारी शादी को 1 माह होने वाला है और तुमने अभी तक जुमार और मुर्तज़ा बेग के लिए कुछ नहीं किया। फेरोज अली की बातें सुनकर मलिक बिसात को अंदाज़ा हो गया था कि फेरोज अली गुस्से में है। फेरोज साहब, आपने अगर मुझ पर यकीन रखा है, भरोसा किया है, तो थोड़ा इंतज़ार भी कर लें। अगर आपके लिए महरिश एक कीमती मोहरा थी तो मैं भी महरिश को ही रास्ता बना रहा हूँ। बस कुछ दिनों की ही बात है, मुझे बी यूनियन की तरफ से इन्वेस्टमेंट मिल जाए, फिर अब देखिएगा जुमार को मैं कैसे अर्श से फर्श पर ले आता हूँ। मलिक बिसात की बात सुनकर फेरोज अली ने मलिक बिसात की तरफ देखा। महरिश का क्या इस्तेमाल कर रहे हो तुम? फेरोज अली की बात ही उस अंदाज में थी कि मलिक बिसात के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महरिश को इस तरह इस्तेमाल करने की? फेरोज अली मलिक बिसात की मुस्कुराहट से जान गया था। उसने टेबल पर गुस्से से हाथ मारा और उठ खड़ा हुआ था। रिलैक्स फेरोज साहब, रिलैक्स। मलिक बिसात अपनी कुर्सी से उठकर फेरोज अली के पास आया। आपका यही जज्बा और गैरत तो चाहिए हम दोनों को, जिससे महरिश को हम पर एतबार रहता है। मलिक बिसात ने फेरोज अली के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए जैसे कहा, तो फेरोज अली जिसके चेहरे पर पहले गुस्सा था, वहां अब कमीनगी आ गई थी और साथ ही दोनों का कहकहा पूरे कमरे में गूंज उठा था।
उनैज़ा शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी जब जुमार की नज़र उनैज़ा पर पड़ी थी, जो बीमारी से निजात के बाद भी दिल को मोल लेने वाली लग रही थी। मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। खाना और मेडिसिन टाइम से ले लेना और ज़्यादा चलना फिरना शुरू मत कर देना, और कोशिश करना कि कमरे में ही रहो। सीढ़ियाँ भी ज़्यादा मत इस्तेमाल करना, और मुझे मैसेज करके अपनी तबीयत का बता देना। जुमार अपने कफ के बटन बंद करते हुए उनैज़ा को कह रहा था। जुमार की बातें सुनकर उनैज़ा का हाथ बालों में वहीं रुक गया था। उसने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा और मुड़कर जुमार की तरफ देखा। मैं अब ठीक हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, आपको देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सांस ले सकती हूँ। तो उसका मतलब ये है ना कि मैं अब ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ है, और कुछ नहीं जो आप इतनी एहतियात बता रहे हैं। उनैज़ा ने बात करते हुए अपने सीने पर हाथ रखा, लेकिन वो अनजान थी कि उसने अभी क्या कहा है और उसका रिएक्शन क्या होने वाला था। उनैज़ा की बात सुनकर जुमार के हाथ वहीं बटन पर रुक गए थे। उसने उनैज़ा की तरफ अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए देखा, जिसे देखते ही उनैज़ा को अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या बोल गई थी जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। जुमार के यूं देखने पर उनैज़ा ने अपना हलक तर किया और अपने चेहरे पर पड़ते बालों को घबराहट छुपाते हुए कान के पीछे किया था। क्या कहा अभी तुमने? जुमार चलते उनैज़ा के पास आ रहा था और उनैज़ा कहीं छुपने के लिए जगह ढूंढ रही थी, लेकिन जुमार की नज़रें उनैज़ा पर टिकी हुई थी। उनैज़ा जुमार जुबान को कंट्रोल नहीं रख सकती थी क्या? बगैर सोचे समझे बोल दिया है। उनैज़ा दिल ही दिल में अपने आप को कोस रही थी कि जुमार उनैज़ा के पास आ चुका था। वैसे बात तुमने ठीक कही है मिसेस, और मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकता हूँ। बस इजाज़त चाहिए और हम 2 से 3 हो सकते हैं। जुमार ने उनैज़ा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर उनैज़ा सुर्ख पड़ गई थी। उनैज़ा का यूं शर्म से सुर्ख पड़ना जुमार के दिल में उनैज़ा के लिए छुपी हुई मोहब्बत को बढ़ा रहा था। वो उनैज़ा की यूं शर्माने को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। जुमार की बात सुनकर उनैज़ा का दिल एकदम धड़का था। उसने अपने होठों को काटते हुए जुमार की तरफ देखा, जो उसी पर नजरें जुमाए अपनी बात का जवाब सुनने के लिए बेताब था। जुमार को इतनी शिद्दत से अपनी तरफ मुतवज्जे होते देखकर उनैज़ा ने जुमार के हाथों को अपने कंधे से अलग किया था। आपको देर नहीं हो रही अब ऑफिस से? उनैज़ा फौरन जुमार के सामने से हट गई थी। ऑफिस तो मैं बाद में भी चला जाऊंगा मिसेस, पहले मुझे इजाज़त तो देती जाओ, जुमार ने बाहर जाती उनैज़ा को कहा, जिस पर उनैज़ा कुछ लम्हे रुकी और फिर तेजी से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आ गई थी। पता नहीं मैं कब इसके दिल तक पहुंच पाऊंगा। जुमार ने सरदाह भरते हुए बेड से कोट उठाया और खुद भी कमरे से बाहर आ गया था। नाश्ते से फ्री होकर जुमार और बाकी सब ऑफिस के लिए निकल गए थे। उन सब के जाने के बाद उनैज़ा लिविंग रूम में आकर बैठ गई थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए गहरा सांस लिया। अगर जुमार अपना दिल मुझे डोनेट कर देते तो मैं आज उनको देख नहीं पाती। जिस शख्स को मैं अपना सब कुछ मानकर उससे बेहद मोहब्बत कर बैठी हूँ, उसे मैं कैसे न देख पाती। लेकिन जुमार का मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाना। उनैज़ा ने सोचते हुए गहरा सांस लिया था। कहीं जुमार को मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? अगर हो गई है तो इजहार क्यों नहीं करते? अपने जज्बात को क्यों छुपा रहे हैं? और मुझे बताया भी नहीं कि वो ये सब क्यों करने लगे थे। उनैज़ा अपनी सोचों के उलझे हुए धागों को सुलझा रही थी कि उसके मोबाइल पर दरख्शां की कॉल आ गई थी, जिसे देखते हुए उनैज़ा ने फौरन कॉल उठाई थी। घर आने के बाद दरख्शां उनैज़ा को दिन में 4 से 5 मरतबा कॉल करती थी। अब भी वो उनैज़ा से उसकी तबीयत का ही पूछ रही थी। जुमार ऑफिस आ गया था। फहद ने 1 माह का पेंडिंग पड़ा काम जुमार के सामने रख दिया था, जिसे जुमार एक एक करके देख रहा था, और साथ ही साथ मोबाइल की तरफ भी, जहां उसे किसी के मैसेज का इंतज़ार था। जुमार साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी की कॉल आनी है क्या? फहद ने जुमार की बेचैनी देखते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे बताओ कि वो बी यूनियन के आबिद साहब से मीटिंग फिक्स कर ली तुमने? जुमार ने अपने मोबाइल को कोट की जेब में रखते हुए कहा। जी जुमार साहब, मैंने फिक्स कर ली है और उसकी सारी तफसील शहरियार को भी दे दी है। वो आपको बता देगा। आपकी गैर मौजूदगी में वो इस डील को देख रहा था। फहद के कहने पर जुमार ने मस्बत में सर हिलाया। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम तो शादीशुदा हो ना? जुमार ने फाइल बंद करते हुए कहा, जिस पर फहद ने हैरत से जुमार की तरफ देखा। जी जुमार साहब, पूछें। फहद कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया था। वो दरअसल मैंने ये पूछना था कि जुमार बात करते हुए रुक गया था और फहद जुमार की तरफ पूरी तवज्जो से देख रहा था, जैसे वो जुमार के मजीद बोलने का इंतज़ार कर रहा हो। जुमार ने गहरा सांस लिया। जी जुमार साहब, आगे बोलें। जुमार की ऐसी हालत देखकर फहद ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। बता रहा हूँ, सब्र नहीं है क्या? जुमार ये कहते हुए कुर्सी से उठ गया था।
फहद भी जुमार को उठते देखकर उठने वाला था कि जुमार ने इशारे से उसे बैठने का कहा और खुद कुर्सी की बैग पर बाजू जमाई खड़ा हो गया था। ये बीवी के दिल में जगह कैसे बनाते हैं? जुमार की बात सुनकर फहद का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या? क्या मतलब? आप खुलकर बात करें जुमार साहब, हम दोस्त भी तो हैं ना। फहद जुमार की इस हालत से लुत्फानंदोज होते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, हम दोस्त भी हैं। जुमार ने कहते हुए कुर्सी पर दोबारा बैठा। मैं मानता हूं कि मैंने उसके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की है, लेकिन अब मैं उस सब का अजाला करना चाहता हूं और कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन वो तो किसी भी सूरत अपने लहजे में तब्दीली नहीं ला रही, तो मैं अब उसका क्या करूं? जुमार ने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए संजीदा अंदाज में कहा। ये आप किसकी बात कर रहे हैं जुमार साहब? वो कौन है? फहद ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा। बीवी मेरी, और किसकी बात करूंगा? जुमार की बात सुनकर फहद ने शरारत भरी नजरों से जुमार को देखा। ओ अच्छा, आपकी बीवी, मतलब मेरी भाभी। ये तो काफी संगीन मसला है। इस मामले में मेरा जैसा नाचीज आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी बीवी को समझना बहुत मुश्किल काम है और आपका मामला भी अलग है, इसलिए अपनी मदद आप खुद करें। फहद ने गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जिस पर जुमार ने दांत चबाई और दरवाजे की तरफ हाथ का इशारा करते हुए फहद को जाने का कहा। थैंक्स जुमार साहब। फहद ने जल्दी फाइलें उठाई और बाहर जाना ही बेहतर समझा। फहद के बाहर जाते ही जुमार ने अपनी साइड ड्रॉर खोली और उसमें से तस्वीर निकाली। मिसेस जुमार बेग, कब तक अपनी जिद में तुम रहोगी? मैं भी तुम्हारी जिद तोड़ कर रहूंगा। जुमार ने तस्वीर पर नजर डालते हुए कहा और साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बी यूनियन के ऑनर आबिद साहब पाकिस्तान आ गए थे और आते ही सबसे पहले उनका डिनर मलिक बिसात के साथ था, जिस पर मलिक बिसात की खुशी का कोई ठिकाना ना था। बी यूनियन का ऑनर आबिद जहांगीर एक सुलझा हुआ शख्स था, जिसकी उम्र लगभग 50 से ऊपर थी। वो अपनी संजीदा शख्सियत की वजह से पार्टियों में कम ही आता जाता था। अपने 20 साल के बिजनेस के दौर में आज तक उसने किसी को कोई धोखा नहीं दिया था और ना ही वो अपने दुश्मनों को मुआफ करता था। इसी वजह से आबिद जहांगीर के साथ वही लोग हाथ मिलाते थे जो उसे बर्दाश्त कर सकते थे। मलिक बिसात के लिए आबिद जहांगीर एक सोने की चिड़िया थी, जिसे वो किसी सूरत हाथ से जाने नहीं दे सकता था। आबिद जहांगीर के सेक्रेटरी ने जैसे ही मलिक बिसात को अपने बॉस के आने का बताया और डिनर की डेट फिक्स की, मलिक बिसात महरिश को साथ लेकर शॉपिंग करने चला गया था। घर में बोर होती महरिश के लिए यही बहुत था कि वो मलिक बिसात के साथ शॉपिंग के लिए जा रही है। अपने आप को मलिक बिसात के लिए तैयार करके खड़ी थी जब मलिक बिसात कमरे में आया था। इससे पहले महरिश उससे ये पूछती कि वो कैसी लग रही है। मलिक बिसात के मुंह से निकलते अल्फाज सुनकर महरिश का वजूद सट पड़ गया था। तैयार हो गई हो तुम? तो जल्दी चलो, शाम को डिनर पर भी जाना है। बताया था ना तुम्हें, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर पॉलर छोड़ दूंगा और वहां से ही पिक कर लूंगा। जल्दी आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मलिक बिसात अलमारी से अपना सूट निकालते हुए उसने एक नजर भी महरिश की तरफ नहीं देखा और बाहर चला गया था। महरिश की आंखों में आए आंसू उसने अपने हलक में उतारे थे और एक नज़र खुद को शीशे में देखा। तुम्हें पता है महरिश, तुम पर गुलाबी रंग कितना अच्छा लगता है। एक राज की बात बताऊं, तुमने जब भी मुझसे कोई बात मनवानी हो तो बस इसी रंग को पहन कर आ जाना और मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। जुमार के ये प्यार भरे और मान से कहे अल्फाज आज महरिश को शिद्दत से याद आ रहे थे। जिन आंसुओं को उसने हलक में उतारा था वो बागी होकर आंखों से निकल आए थे। इतने में मलिक बिसात ने महरिश के मोबाइल पर कॉल कर दी थी, जो शीशे के सामने गुलाबी रंग का सूट पहने खड़ी अपने आप पर मातम कर रही थी। मलिक बिसात की कॉल को देखते हुए महरिश ने फौरन अपने आंसू साफ किए और बैग कंधे पर डालते हुए कमरे से बाहर आ गई थी। शाम की 5 बजे मलिक बिसात ने महरिश को पॉलर से पिक किया था। ब्लैक कलर की शेफून का लॉन्ग फ्रॉक पहने वो सच में एक हुस्न का मुकम्मल पैकर लग रही थी, लेकिन उस हुस्न ने कभी मलिक बिसात को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं किया था। वो जिस मकसद से महरिश को लेकर जा रहा था बस उसके दिमाग में वही घूम रहा था। महरिश खामोशी से आकर गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में दोनों एक 5 स्टार होटल में मौजूद थे जो आबिद जहांगीर का था। आबिद जहांगीर का सेक्रेटरी पहले से आ चुका था और मलिक बिसात की बेचैनी को देख चुका था। आप यहाँ इंतजार करें, सर अभी आते होंगे। आप कुछ लेंगी मलिक बिसात? मिसेस बिसात। आबिद जहांगीर के सेक्रेटरी के कहने पर महरिश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया था, जिस पर सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए मलिक बिसात की तरफ देखा, जिसने आंखों से इशारा करते हुए सेक्रेटरी को रुकने का कहा था। थोड़ी देर बाद ही आबिद जहांगीर होटल में आ गया था।
ग्रे कलर के 3 पीस सूट पहने आबिद जहांगीर अपनी मुंह बोलती शख्सियत के साथ दोनों के पास आ रहा था, जिसे देखते ही मलिक बिसात कुर्सी से उठ गया था। मलिक बिसात को ऐसे उठता देखकर महरिश पहले चौंकी थी और फिर वो भी कुर्सी से उठ गई थी। आज से पहले मलिक बिसात किसी के लिए यूं रवैया इख्तियार नहीं किया था। अरे आप लोग उठे क्यों हैं, बैठ जाएं, आबिद जहांगीर ने नरम लहजे में कहा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। डिनर शुरू हो चुका था। डिनर के दौरान मलिक बिसात आबिद जहांगीर को बातों बातों में बता चुका था कि उसके सेक्रेटरी से क्या फाइनल हुआ था, जिस पर आबिद जहांगीर ने मुस्कुराते हुए मलिक बिसात को यकीन दहानी करवाई थी। डिनर खत्म करने के बाद आबिद जहांगीर ने अपने सेक्रेटरी को स्पेशल ड्रिंक लाने का कहा, जिसे सुनकर मलिक बिसात के चेहरे पर शैतानियत की लहर दौड़ गई थी। उसे यकीन हो गया था कि आबिद जहांगीर उसके प्लान को जानता था। मिसेस बिसात, ये स्पेशल ड्रिंक आपके नाम। आबिद जहांगीर ने ड्रिंक का ग्लास पकड़ते हुए महरिश की तरफ किया, जिस पर महरिश ने मुस्कुराते हुए ड्रिंक का ग्लास अपने होठों से लगाया। महरिश को अब तक समझ नहीं आ रही थी कि इस डिनर पर उसका क्या काम था। सिवाय खाना खाने के अलावा वो कुछ नहीं बोली थी। मलिक बिसात को अंदाजा था कि कुछ ही देर में ड्रिंक का असर होना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसका यहाँ से जाना ही बेहतर है। मुझे कॉल करनी है, ज़रूरी, मैं आता हूँ। मलिक बिसात के यूं कहने पर महरिश ने मलिक बिसात की तरफ देखा, जिसने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का कहा और खुद बाहर चला गया था। आप परेशान ना हो मिसेस बिसात, आप इजी फील करें, आबिद जहांगीर ने ड्रिंक के ग्लास को टेबल पर रखते हुए कहा तो महरिश ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। आए मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ। आबिद जहांगीर की बात पर महरिश ने हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़ा और उठ गई थी। आबिद जहांगीर अपने सेक्रेटरी के साथ महरिश को अपना होटल दिखा रहा था। महरिश भी आबिद जहांगीर के साथ अब काफ़ी इजी फील कर रही थी। मैंने जैसे सुना था आपके बारे में, आप उससे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। महरिश की बात सुनकर आबिद जहांगीर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई थी। चलें आपको फिर कुछ और भी दिखाते हैं। आबिद जहांगीर ने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया, जो कुछ कदम आगे चलकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। ये क्या है, मतलब आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? महरिश कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर वहीं रुक गई थी। यकीन रखें, ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप डर जाएं। अगर आप मुझे एक अच्छा इंसान समझती हैं तो फिर इस बात पर यकीन रखें कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आबिद जहांगीर ने कहते हुए महरिश को हाथ के इशारे से अंदर आने का कहा और साथ ही अपने सेक्रेटरी को इशारा किया कि वो मलिक बिसात को बता दे कि उसके प्लान के मुताबिक सब हो गया है। आबिद जहांगीर के सेक्रेटरी ने मज़बत में सर हिलाया और साथ ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। होटल के कमरे को गोल्डन लाइट से सजाया गया था। एक पुरसुकून महक पूरे कमरे में से आ रही थी। महरिश ये सब देखते हुए उसने अपना सांस अंदर की तरफ खींचा। क्या दिखाना चाहते हैं आप? महरिश का लहजा अब सख्त था। कैसा लगा आपको ये कमरा? आबिद जहांगीर की बात सुनकर महरिश के पांव तले जमीन निकल गई थी। उसने फौरन अपने मोबाइल पर मलिक बिसात का नंबर डायल करना चाहा। कोई फायदा नहीं मलिक बिसात को कॉल करने का, उसका नंबर बंद जा रहा होगा। आबिद जहांगीर के मुंह से सुनते ही महरिश ने कांपते हाथों के साथ जैसे अपना मोबाइल कान पर लगाया। आगे से मलिक बिसात का नंबर बंद जा रहा था, जिसे सुनते ही महरिश को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। सामने खड़ा आबिद जहांगीर इतनी देर में अपना कोट उतार चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। महरिश ने अपने कांपते हाथों से इमरजेंसी कॉल करना चाही थी कि आबिद जहांगीर ने आगे बढ़कर महरिश के हाथ से मोबाइल पकड़ लिया था। मेरे करीब मत आना। महरिश के खौफ के मारे पसीने छूट रहे थे। घबराहट के साथ वो वापस दरवाजे की तरफ पलटी। कदम उसके लड़खड़ा रहे थे। कांपते हाथों के साथ महरिश ने जैसे ही दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, दरवाज़ा बाहर से बंद था, जिसे देखते ही महरिश का सांस वहीं रुक गया। आंसू आंखों से निकलकर जमीन पर गिर पड़े थे। रुक जाओ मिसेस बिसात, इतना शोर करोगी तो आप अपना नुकसान खुद करोगी, क्योंकि आज रात मैं आपको यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा, और आप यहाँ से चली भी जाओ तो आपका शौहर आपको अगली सुबह नहीं देखने देगा। आबिद जहांगीर, जो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था, अपनी नेचर के मुताबिक उसने निहायत आराम से ही महरिश को कहा था। महरिश, जो दरवाज़ा पीटने में लगी थी, आबिद जहांगीर की बात सुनकर उसके हाथ वहीं रुक गए थे। उसने आंखें फाड़ते हुए मुड़कर आबिद जहांगीर की तरफ देखा। खुद को मत थकाएं और आकर यहाँ बैठ जाएं। आबिद जहांगीर ने कमरे में रखे सोफे की तरफ इशारा किया। महरिश ने पहले आबिद जहांगीर की तरफ देखा और फिर सोफे की तरफ। महरिश के पास अब आबिद जहांगीर की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
महरिश ने अपने हाथ की पोंछ से अपने आंसू साफ किए और बोझल कदमों के साथ ताकि सोफे पर सिमट कर बैठ गई। ये लें, पानी पिए और खुद को रिलैक्स रखें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद इससे भी ज्यादा भयानक हो। आबिद जहांगीर ने पानी का ग्लास महरिश की तरफ किया, लेकिन महरिश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। इट्स ओके, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में, आबिद जहांगीर ने कहते हुए पानी का ग्लास टेबल पर रखा और ख़ुद महरिश के सामने वाले सोफे पर बैठ गया था। आबिद जहांगीर ने महरिश की हालत देखकर अफसोस में सर हिलाया। बात शुरू करने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपकी उम्र जितनी मेरी एक बेटी है, जिसकी शादी मैंने कुछ दिन पहले की है। इसलिए मेरे बारे में आपके दिल में जो भी गलत ख्यालात आ रहे हैं उसे निकाल दें, क्योंकि मैं जालिम ज़रूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ आपके शौहर की तरह। आबिद जहांगीर के मुंह से ये बात सुनकर महरिश जैसे आग के अंगारों पर खुद को जलता महसूस कर रही थी। खबरदार, आपने मेरे शौहर के बारे में कुछ भी कहा। अगर आप इतने शरीफ हैं तो मुझे इस कमरे में रात इस वक्त क्यों लेकर आए हैं? महरिश गुस्से से फट पड़ी थी। महरिश की बात सुनकर आबिद जहांगीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं कितना शरीफ हूँ शायद आपको अभी अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी शराफत आपके सामने साबित करूं। और रही बात आपको इस कमरे में लाने की, तो ये सब प्लान आपके शौहर मलिक बिसात का है, जिसके बारे में आप कोई बात सुनना नहीं चाहती। आबिद जहांगीर ने टांग पर टांग रखते हुए कहा, जिस पर महरिश ने अपना हलक तर किया था। यही सब तो मैं आपको बताने और दिखाने लाया था। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। मैं जब पाकिस्तान आया तो मुझे मेरे सेक्रेटरी ने मलिक बिसात के बारे में बताया कि वो मुझसे मिलना चाहता है और जो इन्वेस्टमेंट मैंने पाकिस्तान में करनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है, जिसके बदले में वो मेरे सामने आपको पेश करेगा। ये सब सुनते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो इंसान किस नेचर का होगा, लेकिन मैं बस आपसे मिलना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या आप भी उसके साथ मिली हुई हैं कि नहीं। लेकिन आपको देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मलिक बिसात ये गंदा खेल खुद से खेल रहा है। इसलिए मैंने आपकी मदद करनी चाहिए ताकि आपको भी पता चल सके कि आप जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार रही हैं वो शख्स कैसा है। आबिद जहांगीर की बात मुकम्मल होते ही महरिश, जो अपने हाथों को मसल रही थी, साथ साथ ही अपने होंठों को काट रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आबिद जहांगीर की हलक से ज़बान खींच ले। जो बातें वो मलिक बिसात के बारे में बता रहा था, महरिश के लिए उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैं कैसे यकीन कर लूँ? आप जो कह रहे हैं वो सब कुछ सच है, महरिश ने हौसला करते हुए कह ही दिया था, जिस पर आबिद जहांगीर ने महरिश की तरफ देखा। मुझे अंदाज़ा था कि आप ऐसा ही करेंगी। अमजद, अंदर आ जाओ। आबिद जहांगीर ने बाहर खड़े अपने सेक्रेटरी को आवाज़ दी, जो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया था। मिसेस बिसात को वो सब सुना दो जो तुमने रिकॉर्ड किया था। आबिद जहांगीर की बात सुनकर उसके सेक्रेटरी ने अपना मोबाइल निकाला और मलिक बिसात की तमाम कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स महरिश को सुना दी थी, जिसे सुनते सुनते महरिश का पूरा वजूद कांप गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद को नोच डाले। जब उसने मलिक बिसात की वो बात सुनी जिसके लिए वो एक माह से परेशान थी कि महरिश के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा, वो ऐसे कामों में इस्तेमाल हो चुकी है। ये बात सुनते ही महरिश को अपनी शादी के वलीमे की रात याद आ गई थी। ये सब सुनते ही आंसू थे कि महरिश की आंखों से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टेबल पर रखे वही पानी के गिलास को महरिश ने जल्दी से अपने अंदर उतारा था। महरिश की यह हालत देखकर आबिद जहांगीर ने अपने सेक्रेटरी को दोबारा बाहर जाने का कहा। वो अपना मोबाइल फ़ोन उठाते बाहर चला गया था। अब तो आपको यकीन आ गया होगा मेरी बात का, और अपने शौहर का भयानक चेहरा देख लिया आपने। और रही बात कि मैं आपकी मदद क्यों कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप मेरी बेटी की तरह हैं। मैंने हमेशा उन लोगों के साथ बिजनेस किया है जो इज्जतदार लोग हैं। औरत का बिजनेस फील्ड में आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन औरत ज़ात को इस्तेमाल करना गुनाह है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपके सामने सारी हकीकत रख दूँ ताकि आप मज़ीद अपने शौहर की दरिंदगी से बच जाएं। आबिद जहांगीर ये कहते हुए सोफे से उठ गया था। महरिश की कानों में आबिद जहांगीर की आवाज़ तो पड़ रही थी, लेकिन वो खुद को एक मरे हुए इंसान के बराबर ही समझ रही थी। आबिद जहांगीर ने जाकर बेड से अपना कोट उठाया। और हाँ, एक और बात, आप सुबह तक यहीं रहेंगे। यहाँ आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बाकी आप खुद आगे देख लें कि आपने अपने शौहर को कैसे हैंडल करना है। मेरा मशवरा यही है कि आप हमारे दरमियान होने वाली तमाम बातें अपने शौहर को मत बताएं और कोई जल्द अज जल्द अपने बारे में फ़ैसला ले लें। अगर आपने गुस्से में आकर मलिक बिसात को सब बता दिया तो मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नुकसान आपका होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं।
आबिद जहांगीर ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए महरिश को वहीं सख्ते की हालत में छोड़ा और कमरे से बाहर आ गया था। आबिद जहांगीर के जाते ही महरिश ने अपने दोनों हाथों से अपने सर के बालों को नोच डाला था। उससे अपने वजूद पर लगे उस दिन के जख्मों के निशानात से घिन आ रही थी। बिसात, तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। महरिश रोते हुए वहीं सोफे पर ढेर हो गई थी। शाम के 6 बज रहे थे जब जुमार घर आया था। कोट को बाजू पर डाले और दूसरे हाथ में बैग पकड़े वो सीधा लिविंग रूम में जाकर बैठ गया था। मिस नाजिया ने जैसे जुमार को देखा वो फौरन उसी के पास आ गई थी। जुमार साहब, आपको कुछ चाहिए? मैं ले आऊं? मिस नाजिया ने जुमार की तरफ देखा। कॉफी का कप ले आओ। और उनैसा कहाँ है? उसने मेडिसिन ली, टाइम से आराम किया? जुमार ने बैग से लैपटॉप निकालते हुए कहा। जी जुमार साहब, मेडिसिन टाइम से ले ली थी लेकिन उन्होंने रेस्ट नहीं किया। वो सुबह से मैम शहनाज के कमरे में है। मिस नाजिया ने जैसे ही शहनाज बेगम का नाम लिया जुमार के हाथ वहीं लैपटॉप पर रुक गए थे। ठीक है, तुम जाओ, कॉफी ले आओ। जुमार ये कहते हुए लैपटॉप पर दोबारा नजरें जमा ली। तो मैडम इसलिए कोई मैसेज नहीं कर रही थी? शोहर से ज्यादा सास की फिक्र है? जुमार ने मुंह में बड़बड़ाते हुए लैपटॉप पर उंगलियां चलानी शुरू कर दी थी। सारा दिन काम में मसरूफ होने की वजह से जुमार की थकावट से बुरी हालत थी और अभी भी वो घर आकर काम में मसरूफ था। उनैजा मैम। नाजिया ने उनैजा को किचन की तरफ जाते देखा तो बोली, क्या हुआ? नाजिया की आवाज़ पर मुड़ कर देखा। वो जुमार साहब आ गए हैं। कॉफ़ी का कहा है उन्होंने। वो थके हुए लग रहे हैं। मिस नाजिया के बताने पर उनैजा के दिल की धड़कन यकदम बढ़ी थी। अच्छा ठीक है, तुम कॉफ़ी मत बनाओ, रहने दो, मैं बना लेती हूँ। तुम रात का खाना तैयार कर लो, उनैजा ने मिस नाजिया को कहा, जिस पर वो मज़बत में सर हिलाकर किचन की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही उनैजा हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े लिविंग रूम में आ गई थी, लेकिन जुमार को देखकर वहीं रुक गई थी। जुमार सोफे की बैक से टेक लगाए आंखें बंद किए पड़ा था। जुमार के चेहरे पर थकावट के तासुरात साफ नुमायां हो रहे थे। उनैजा दबे पाँव के साथ आगे बढ़ी। कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए उसने दोबारा जुमार की तरफ देखा। एक लम्हे को उसने सोचा कि वो जुमार को जगा दे, लेकिन फिर रुक गई। सोफे पर आंखें बंद किए वो तकरीबन सोया हुआ लग रहा था। उनैजा ने गहरा सांस लिया और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि पलटकर दोबारा जुमार की तरफ देखा और चलते हुए जुमार के सोफे के पास आ गई थी। कंफ्यूज होते हुए उनैजा हाथों को मुसलसल मसल रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो जो करने जा रही है वो ठीक भी है कि नहीं। होठों को काटते हुए दबे पाँव से वो थोड़ा आगे को बढ़ते हुए अपनी नर्म उंगलियों के पोनों से उससे जुमार के गले में बंधी टाई को ढीला किया था और साथ ही अपना सांस अंदर की तरफ खींचते हुए थोड़ा आंखों को सुकेड़ते हुए वो कोशिश कर रही थी कि जुमार जाग न जाए। टाई को ढीला करने के बाद उनैजा ने जैसे जुमार की शर्ट का ऊपर वाला बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, जुमार ने फौरन अपनी आंखें खोलते हुए उनैजा का हाथ अपनी गिरफ्त में लिया था। जुमार के यूं अचानक उठ जाने पर उनैजा घबराहट से फौरन पीछे को होने को थी कि जुमार ने उनैजा के बाजू पर अपनी हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। उनैजा लड़खड़ाती हुई उसका एक हाथ सोफे की बैक पर जा लगा और वह ना चाहते हुए भी जुमार की गोद में बैठ गई। दोनों के चेहरों में बस कुछ इंच का फासला रह गया था। क्या कर रही थी मिसेस तुम? जुमार ने उनैजा की आंखों में देखते हुए कहा, जो जुमार के इतने करीब आने पर सौख पड़ रही थी। क्या मतलब? मैं तो वो उनैजा अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि जुमार बोल पड़ा। मुझे इतने प्यार से देख रही थी, कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई तुम्हें? जुमार ने माथे पर बल लाते हुए कहा। वो मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था और ये वही मौका था कि वो उनैजा के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुन सके। जुमार की बात सुनकर उनैजा एकदम घबरा गई। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा भी दिमागी तवाजुन बिगड़ा नहीं है। उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए खुद को जुमार की गिरफ्त से निकालना चाहा लेकिन नाकाम रही। अच्छा तो ये बात है, तो फिर मुझसे मोहब्बत करने का सोचना भी मत, जुमार ने अपने लहजे में मसनूई कड़वाहट लाते हुए कहा। जुमार की बात सुनकर उनैजा, जिसकी आंखें झुकी हुई थी, उसने फौरन जुमार की तरफ देखा, लेकिन अगले ही लम्हे वो जुमार के होंठों में दबी मुस्कुराहट को देखकर समझ गई थी कि जुमार क्या चाह रहा है। मैं मोहब्बत बाद में करती हूँ मिस्टर शोहर, पहले कब्जा करती हूँ, चाहे वो दिल पर हो, रूह पर हो या आप पर हो। अब आप भी समझ गए ना? उनैजा ने बड़ी दलेरी से जवाब दिया। जैसे सुनते ही जुमार ने मुस्कुराते हुए उनैजा के बालों को उसके कान के पीछे किया। इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं मिसेस जुमार बेग, आप मेरी एक मुस्कुराहट की मार हैं। जुमार ने कहते हुए उनैजा की गर्दन पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे मजीद अपने करीब किया था। जुमार को इतना करीब महसूस करते हुए उनैजा सांस लेना भूल गई थी।
اپنے اس ناچیز شوہر کو کب معاف کریں گی اور کتنا تڑپائیں گی آپ؟ زمار نے بات کرتے ہوئے انیزا کی آنکھوں میں دیکھا جو شرم و حیا سے جھک گئی تھی۔ زمار کے یوں اچانک کتنے قریب آنے پر انیزا کو اتنی مہلت نہیں مل رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ انیزا کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے زمار نے انیزا کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے اسے مزید قریب کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنوں کو اور چلتی سانسوں کو صاف محسوس کر سکتے تھے۔ انیزا کو قریب کرتے ہی زمار مزید جیسے ہی قریب آیا، انیزا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ اس سے پہلے زمار انیزا کے مزید قریب ہوتا، شہریار کی آواز سنتے ہی دونوں جو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے اپنے ہوش میں آ گئے تھے۔ شہریار کی آواز سن کر انیزا فوراً زمار سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور زمار نے اپنے ہاتھوں کی گرفت سے انیزا کو آزاد کرتے ہوئے فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی آپ کو میں ڈھونڈ رہا تھا، کہاں تھے آپ؟ شہریار نے لیونگ روم میں آتے ہوئے کہا۔ ارے بھابھی آپ بھی یہاں ہیں، ایک چائے کا کپ تو لا دیں، بہت طلب ہو رہی ہے۔ شہریار نے تو جیسے انیزا کو وہاں سے جانے کا بہانہ دے دیا تھا۔ انیزا فوراً کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ تم ہمیشہ غلط وقت پر ہی کیوں آتے ہو؟ زمار نے اپنی ٹائی کو مزید ڈھیلا کرتے ہوئے کہا۔ تو شہریار نے زمار کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون سا غلط وقت؟ شہریار نے فائل ٹیبل پر رکھی جو وہ زمار کو دکھانے لایا تھا۔ کچھ نہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ زمار نے ٹیبل پر رکھی کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ زمار کے کہنے پر شہریار نے فائل اٹھائی جو عابد جہانگیر کے بارے میں تھی۔ شہریار زمار کو تفصیل بتا رہا تھا اور زمار بار بار کچن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انیزا جیسے کچن میں آئی، اس نے آتے ہی گہرا سانس لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت کو اپنی گالوں پر رکھتے ہوئے گالوں سے نکلتی حدت کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کنٹرول انیزا، اتنی جلدی میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کروں گی۔ شکر ہے کہ شہریار آ گیا، نہیں تو… انیزا نے سوچتے ہوئے پہلے تو شرما گئی، لیکن اس نے فوراً خود کو نارمل کرتے ہوئے چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی انیزا چائے بنا کر جیسے لیونگ روم کی طرف آئی تو اس کے قدم وہیں رک گئے تھے جب اس نے شہریار کے منہ سے مہرش کا نام سنا تھا۔ بھائی کنفرم ہے کہ آپ میٹنگ رکھیں گے عابد جہانگیر کے ساتھ؟ کیونکہ آج مہرش بساط کے ساتھ عابد جہانگیر کے ڈنر پر گئی ہوئی ہے۔ اس نے ہم سے پہلے ہی عابد جہانگیر سے ڈنر فکس کر لیا تھا۔ شہریار کے بتانے پر زمار کچھ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ چلے گئے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم نے عابد جہانگیر کے ساتھ بزنس کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں چاہے گا تو ہم اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ البتہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ عابد جہانگیر کو ہمارا پروپوزل پسند آئے گا۔ زمار نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے فائل بند کر دی تھی۔ انیزا نے ایک گہری سانس لی۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن مہرش کا سایہ ابھی بھی انیزا کی خوشیوں کے پیچھے تھا۔ مہرش کا ایک بار پھر ذکر سن کر انیزا نہ چاہتے ہوئے بھی اداسی میں آ گئی تھی۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے انیزا نے دوبارہ اندر آنے کے لیے قدم بڑھائے تھے کہ پھر وہیں رک گئی جب شہریار نے انیزا کا نام لیا تھا۔ لیکن بھائی عابد جہانگیر نے تو فیملی کو انویٹیشن دی ہے، تو کیا بھابھی کو ساتھ لے کر جائیں گے؟ شہریار کی بات سن کر زمار نے کافی کا گھونٹ لیا۔ نہیں، میں اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ زمار کے لہجے میں انتہا کی سنجیدگی تھی۔ زمار کی بات سن کر انیزا نے اپنے قدم اندر لیونگ روم میں رکھے۔ لیکن میں جاؤں گی، انیزا نے شہریار کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے جیسے کہا۔ زمار نے فوراً ماتھے پر بل لاتے ہوئے انیزا کی طرف دیکھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ زمار کے جواب پر انیزا نے پہلے شہریار کی طرف دیکھا جس نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ ہاں؟ انیزا زمار کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب بولا ہے کہ تم نہیں جاؤ گی تو بس نہیں جاؤ گی، بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زمار نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے انیزا کی طرف دیکھا۔ اس میں فائدہ اور نقصان کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ میں بھی 40% شیئر ہولڈر ہوں کمپنی کے۔ انیزا کی بات سن کر زمار نے اپنے دونوں ہاتھوں کی قینچی بنائی اور تھوڑا جھکا۔ مسز زمار بیگ، تم کمپنی کے سارے شیئرز لے لو۔ انفیکٹ میں اپنی کمپنی بھی تمہارے نام کر دیتا ہوں، لیکن تم بزنس میٹنگ میں نہیں جاؤ گی۔ اٹس مائی فائنل ڈیسیژن۔ زمار کی بات سن کر جہاں انیزا شاکڈ ہوئی تھی وہاں شہریار کا منہ کھولے کا کھولا رہ گیا تھا۔ مجھے اس ٹاپک پر مزید بحث نہیں کرنی۔ زمار نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ واہ واہ، کمال کر دیا بھائی نے، اتنی اچھی آفر! شہریار نے تالی بجاتے ہوئے کہا تو انیزا غصے سے دانت پیچ کر رہ گئی۔ زمار کمرے میں آ گیا تھا۔ آتے ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی کلائی سے گھڑی اتار رہا تھا جب انیزا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ زمار نے ترچھی نگاہ سے انیزا کو دیکھا جو اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ میں کوئی بات نہیں سنوں گا، چاہے تم جو مرضی کہہ لو۔ انیزا کے پاس آنے سے پہلے ہی زمار بول پڑا تھا۔
लेकिन डैड ने मुझे कहा था कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ, तो बिजनेस मीटिंग में जाने में क्या हर्ज है? उनैजा ने सीने पर हाथ बांधते हुए नम लहजे में कहा। तो जुमार अपनी शर्ट की आस्तीन को फोल्ड करते हुए मुड़कर उनैजा की तरफ आया। वो ऑफिस हमारा है। तुम वहां मिसेस जुमार बेग और बेग फैमिली की बहू बनकर जाओगी, और वो तुम्हारा अपना ऑफिस होगा। और बिजनेस मीटिंग में ऐसा नहीं होता। समझ आई अब तुम्हें? जुमार ने आस्तीनों को फोल्ड करते हुए कमर पर दोनों हाथ रखते हुए थोड़ा झुक कर उनैजा की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मैं जा तो आपके साथ रही हूं ना, किसी गैर के साथ थोड़ी जा रही हूं। वैसे भी ये फैमिली इनविटेशन है, तो मेरा जाना भी जरूरी होगा ना। उनैजा बात करते हुए जुमार के पीछे चल पड़ी, जो अलमारी में रखी फाइल्स निकालने गया था। उनैजा की बात पर जुमार ने कोई जवाब नहीं दिया था। आप बोल क्यों नहीं रहे? मैं कुछ कह रही हूँ। उनैजा जुमार के करीब होते हुए बोली। उनैजा प्लीज बात को मत बढ़ाओ। एक बार कह दिया कि तुम नहीं जाओगी तो बस नहीं जाओगी। मुझे बहुत काम है, वो करने दो। अब दोबारा नहीं बोलना, ओके? जुमार ने पलटते हुए कहा। तो उनैजा ने आंखें सुकेड़ते हुए जुमार को देखा। क्यों ना बोलूं मैं? अल्लाह ने मुझे जुबान दी है तो मैं बोलूंगी, जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं दे देते। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, और आप मेरे मिस्टर शौहर हैं, तो मिस्टर शौहर के साथ मैं कहीं भी जा सकती हूँ ना। उनैजा मुसलसल बोल रही थी, और जुमार टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठे खामोशी से फाइलों को देख रहा था। उनैजा, 2 मिनट के लिए तुम खामोश हो सकती हो? मेरा दिमाग पहले ही काम की वजह से बहुत घूमा हुआ है। मुझे मजीद तंग मत करो। मैंने जो बात कह दी है वो अब बदल नहीं सकती। जुमार ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ठीक है, मैं आपको मजीद तंग नहीं करती, और ना ही अब बात करूंगी। आप कौन सा मेरी बात पहले सुन रहे थे जो आप सुनेंगे? लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहना चाहूंगी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। उनैजा ने मुंह बनाते हुए अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया था। सच में तुम मुझसे नाराज हो जाओगी? जुमार ने बैंक पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा। हाँ, सचमुच नाराज हो जाऊंगी। उनैजा ने गर्दन को थोड़ा ऊपर करते हुए कहा। थैंक यू सो मच मिसेस। तुम नाराज हो जाओ, यही ठीक रहेगा। कम से कम मैं अपना काम तो मुकम्मल कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जुमार ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए जैसे ही कहा, तो उनैजा ने गुस्से से जुमार की तरफ देखा। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, बिला वजह मुझे तंग करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। मैं सच में आपसे बात नहीं करूंगी। उनैजा जमीन पर पांव मारते हुए बेड की तरफ चली गई थी। उफ, बीवी को समझाना कितना मुश्किल काम है। कल तक नाराज रहेगी तो अच्छा है, मीटिंग भी हो जाएगी। जुमार ने दिल में सोचा और दोबारा कुर्सी पर बैठकर काम में बिजी हो गया था। उनैजा बेड पर बैठी अपने होठों को काटते हुए बार बार जुमार की तरफ देख रही थी। वो भी हार मानने वालों में से नहीं थी। अब क्या बात है? उनैजा को अपने पास दोबारा खड़ा देखकर जुमार ने पेन फाइल पर रखते हुए उसकी तरफ देखा। वो मैं कहने आई थी कि वैसे तो मैं आपसे नाराज हूँ, वो भी पक्की वाली, लेकिन आप चूंकि हादसाती तौर पर आप मेरे शौहर बन गए हैं, तो आपको हर काम बताकर करना तो मेरा फर्ज है ना। उनैजा के हादसाती बात पर जुमार ने अपने आईब्रो ऊपर करते हुए उसकी तरफ हैरत से देखा। इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे हादसाती शौहर हैं, इस बात को तस्लीम कर लें, और मैं आपसे कोई इतनी लंबी बात करने नहीं आई। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे पता है आप बिजी हैं, 1 माह बाद ऑफिस गए हैं। तो उनैजा बातों को घुमा फिरा रही थी, जिसे सुनकर एक तरफ जुमार को उनैजा पर बेहद प्यार आ रहा था, तो दूसरी तरफ उसका वक्त का ज़िया हो रहा था। तुम मुसलसल 5 मिनट से यही बातें कर रही हो। वैसे तो मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए ही है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो अभी भी तुम मेरा वक्त नहीं ले रही क्या? जुमार की बात पर उनैजा ने गहरा सांस लिया। वो मैं कल जबरान साहब के ऑफिस जा रही हूँ। ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक बाबा जान के केस का कुछ पता नहीं लगाया, तो आप मुझे कल अपने साथ नहीं लेकर जा रहे, तो फिर मैं जबरान साहब के ऑफिस चली जाऊंगी। अब ये काम भी तो मुकम्मल करना है ना, डैड भी आज पूछ रहे थे। उनैजा ने बात करते हुए अपने बालों की लट को उंगली में गोल गोल घुमाते हुए कहा, जिस पर जुमार ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए आंखें मीच ली थी। उस दिन के वाक़े के बाद जुमार ने उनैजा को सख्ती से मना कर दिया था कि वो जबरान शाह के साथ अकेली नहीं जाएगी। वो उनैजा को इस बात से इनकार नहीं कर सकता था और ना ही रोक सकता था, और जबरान के साथ अकेले जाने भी नहीं दे सकता था। इससे बेहतर वो उसे अपने साथ बिजनेस मीटिंग में ले जाता। इससे पहले जुमार कुछ कहता, उनैजा दोबारा बेड की तरफ मुड़ गई थी। ये लड़की भी ना। जुमार ने गहरा सांस खारिज करते हुए टेबल पर रखी फाइल को बंद कर दिया था और कुर्सी से उठ गया था। उनैजा बेड पर जाकर लेट गई थी और उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली थी जो चेहरे तक थी। जुमार चलते हुए उनैजा के पास आया। कल दोपहर को तैयार रहना, मैं पिक करने आ जाऊंगा मीटिंग के लिए। जुमार उनैजा के सर पर खड़ा कह रहा था और उनैजा चादर में चेहरा छुपाए मुस्कुरा रही थी।